चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। SBEC के अंदर अब हम एक पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका क्या नाम है, पॉल्यूशन लॉ या इन्वायरमेंटल लॉज। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इसको, पॉल्यूशन लॉ या इन्वायरमेंटल लॉ। लिख लो कहीं पे, यहां शुरुआत में जहां ये स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 10 ना, पॉल्यूशन लॉ ऑब्लिक इन्वायरमेंटल लॉज। देखो दोनों तो लिखा ही हुआ देखो, हाँ, लेकिन इसको पॉपुलरली ऐसे बोलते हैं, पॉल्यूशन लॉज या इन्वायरमेंटल लॉज। पॉल्यूशन तो इन्वायरमेंट में होता है ना, ऐसे बहुत लोगों के दिमाग में भी पॉल्यूशन होता है, लेकिन हम उसको उतारेंगे नहीं यहाँ पे, इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन को हटाएंगे। तो चलो चैप्टर का नाम बोलो एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। चलो इसमें भी जैसे IPR चैप्टर में नहीं छोटे छोटे यूनिट्स थे, ऐसे ही इसमें भी क्या है, बहुत सारे यूनिट्स हैं। तो पहले तो देखो इन्होंने इन्वायरमेंटल लॉ का क्या दिया है, पहले इंट्रो, तो ये हो गया पहला। फिर देखिए दूसरा यूनिट, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 5 एक्ट हैं। कितने एक्ट हैं? 5। देखो तो 5 एक्ट का नाम बोलो तो। पढ़ लिया? चलो अब जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट पहले तो बताओ तो, इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलूं तो ठीक, सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो सबसे पहले सुनो ध्यान से कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ना। एक चार्ट है, ये है ऐसे CSR चैप्टर का, लेकिन ये दोनों में काम आता है। तो तुम जब ये चार्ट उतारना तो उसमें CSR मत लिखना, जैसे ऊपर CSR रहा ना, एक्चुअली हमारा कंसंट्रेशन कहाँ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहले होता क्या है, ये तुम बचपन में भी क्लास 8, 9, 10 में भी आता है, लेकिन चलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। डेवलपमेंट का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पर डेवलपमेंट ऐसा हो जो सस्टेन करे। सस्टेन का मतलब काफ़ी दूर तक जाए, प्रोलॉन्ग्ड, स्टडी, चलते रहने वाला, परपेचुअल। हम ऐसा डेवलपमेंट करें तब जाके वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। पहले बताता हूँ, नॉर्मल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक नहीं है। जैसे नॉर्मल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के चक्कर में तुम फैक्ट्री लगाओगे, फैक्ट्री लगाने के लिए तुम डिफॉरेस्टेशन करोगे। डिफॉरेस्टेशन का मतलब फॉरेस्ट को काट दिए, पेड़ों को काट दिए, नदी का रास्ता बदलने लगे, नदियों के जो रिवर बैंक्स होते हैं उस पर भी इंडस्ट्री खड़ा कर दिया। नहीं समझे आप? अब ये सब बुरी बात है ना। आप ये सब करोगे तो आज की तो नीड पूरी हो जाएगी, लेकिन आने वाला जो 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, उसके बाद आने वाले जनरेशन को दिक्कत होगा। तो ये एक ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया तुमने जिससे कि प्रेजेंट जनरेशन सेटिस्फाइड है, पर फ्यूचर जनरेशन को दिक्कत होगा। तो डेवलपमेंट ऐसा कीजिए जिससे प्रेजेंट जनरेशन की भी नीड पूरी हो जाए और फ्यूचर जनरेशन की भी नीड पूरी हो और उसको कोई परेशानी ना हो। जैसे आज जो दिल्ली में, अब दिल्ली में हम लोग हैं और दिल्ली में सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो बहुत ज़रूरी है। आज जो दिल्ली की हालत है पॉल्यूशन को लेके, है ना, ये कहीं ना कहीं आज से 15 साल 20 साल पहले लोगों ने नहीं सोचा। यहाँ जो मैदानी इलाका था, फॉरेस्ट था, है ना, जो छोटे छोटे जो भी थे सबको काट दिया गया। सब जगह क्या लगा दी गई, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज लगा दी गई। ऊपर से लोगों को हर जगह बसा दिया गया। सबसे बड़ा तो ये है, यहाँ तो ह्यूमन पॉल्यूशन है। आप जानते हैं ह्यूमन पॉल्यूशन भी एक चीज़ होता है। ज़्यादा भीड़ बढ़ा दोगे तो वो कैसा पॉल्यूशन हो गया, ह्यूमन पॉल्यूशन। क्योंकि ह्यूमन जहाँ भी जाएगा वो पॉल्यूशन फैलाएगा, फैलाएगा ना। तो ये अब देखिए, अगर आज से 15-20 साल पहले ये सोचा समझा गया होता तो आज ये स्थिति ना होती। चंडीगढ़ बसाया ही गया बहुत सोच समझ के। तो देखिए समय से समय निकलता जा रहा, पर चंडीगढ़ को लेके कभी भी ये सब बात नहीं आती कि गंदा शहर, पॉल्यूशन, ये सब कहाँ आता है, क्योंकि उसको सोच समझ के बसाया गया। तो आप काम ऐसा कीजिए जिससे आज की भी नीड पूरी हो जाए और फ्यूचर जनरेशन की भी नीड पूरी हो जाए। तो कैसे होगा भाई? तो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द 2 थिंग्स। द फर्स्ट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द सेकेंड सोशल डेवलपमेंट। अब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंश्योर होगा किससे? एनवायरमेंटल लॉस या पॉल्यूशन लॉस से। और सोशल डेवलपमेंट किससे एग्जैक्टली इंश्योर होगा? CSR से। तो खैर आज हमारा टारगेट CSR नहीं है ना। तो जल्दी बताइए, क्या आज हम CSR चैप्टर पढ़ रहे हैं? नहीं। तो आज हमारा टारगेट है इन्वायरमेंटल लॉस या पॉल्यूशन लॉस।
है ना। पॉल्यूशन लॉ का मतलब पॉल्यूशन को प्रमोट करना या पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना, ठीक है। तो जल्दी बताइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन किसके थ्रू करते हैं हम, इन्वायरमेंटल लॉज और पॉल्यूशन लॉज के थ्रू, जो पॉल्यूशन लॉ और इन्वायरमेंटल लॉज आज हम पढ़ने वाले हैं। सब मिला कितने एक्ट पढ़ेंगे, 5। तो पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आ गया, तो ये उतारना है तुम लोग को, ये उतार लो और इस पर टिक मार देना, हमारे लिए ये जरूरी है ना आज ये चैप्टर। ये अच्छी बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ दोनों ही चैप्टर बचा हुआ था, CSR भी बचा हुआ है और इन्वायरमेंटल लॉ जो आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज के लिए भी सही होगा और कल के लिए भी सही होगा। लेकिन अगर आपने मालूम चला इन्वायरमेंटल लॉज का कंप्लाइंस नहीं किया तो आज की तो ज़रूरतें पूरी कर लोगे पर आने वाले जनरेशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। और वो हो ही रहा है। आज दिल्ली की जो हालत हो गई है, आज जहर भरे इन्वायरमेंट में रहते हैं और लोग रह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द इन्वायरमेंट एज वेल एज सोशल एस्पेक्ट, दोनों। आज हम इंश्योर करेंगे इन्वायरमेंट को। चलिए जरा देखना स्टार्ट कीजिए आप। ये देखो, ये चैप्टर भी मैंने अब थोड़ा सा और बोल्ड कर दिया है, तो तुम भी उसके हिसाब से करते चलना, ठीक। आइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल वर्ड का मतलब सस्टेन या सस्टेन्ड, उसी का मतलब क्या होता है, परपेचुअल, प्रोलॉन्ग्ड या स्टडी। एग्जैक्ट हिंदी चलते रहने वाला, मतलब ऐसा डेवलपमेंट कीजिए जो काफ़ी दूर तक जाए। तो इसमें आप इकोनॉमिक ग्रोथ करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही नंबर 1 किसको देखते हुए, दूसरा किसको देखते हुए। तो इसका मतलब सब में हार्मनी बना के चलना पड़ेगा। बोलो, करंट के नीड्स एज वेल एज फ्यूचर के नीड्स, सबको देखते हुए चलना है। सिर्फ आज ही का सोच के चलेंगे तो कल बुरा होने वाला नहीं, सिर्फ आज का ही सोच के चलेंगे तो कल बुरा हो जाएगा। तो एक बात बताइए, जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं तो क्या आप जो कम्युनिटी ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ है, कंजर्विंग द अर्थ है, डाइवर्सिटी है, रिसोर्सेस हैं, अर्थ है ना, क्या इन सबों का आप इज्जत करते हैं? बोले, इन सबों का आप क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, उनको आप बर्बाद नहीं करते। ठीक, चलिए आगे। बाकी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को किससे प्रोटेक्ट करना है, बेसिकली हमें पॉल्यूशन से। अरे इन्वायरमेंट का दुश्मन कौन है, पॉल्यूशन। तो इन्वायरमेंट को हमें बचाना है किससे, पॉल्यूशन से। तो उसके लिए 5 नहीं, सब मिला कितने एक्ट दिखा रहा है, 7, पर अपने कोर्स में कितने हैं, 5। चलो पहले 7 का नाम ले लो। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2000, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010। तो ये सब कुछ एक्ट है। इन सबको कौन देखता है इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एक्ट, एक्ट का नाम बोलो। मैंने हमेशा तुम लोगों को सिखाया है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू में एक्ट का टाइटल ही उसका ऑब्जेक्टिव बता देता है, और एक्ट का टाइटल जितना बड़ा हो उतना अच्छा। नहीं तो आओ देखो इधर, देखिए एक एक्ट है जिसका काम है वाटर से जुड़े हुए पॉल्यूशन को एक तो प्रिवेंट करना और दूसरा कंट्रोल करना। वाटर पॉल्यूशन को क्या करना, प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना।
ये समझ में आया? इस तक का यही ऑब्जेक्टिव है, जल्दी बोलो। वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना। प्रिवेंशन प्रोएक्टिव अप्रोच हो गया, कंट्रोल रिएक्टिव अप्रोच हो गया। नहीं, चलो भाई, तो यहां देखो 3 ऑब्जेक्टिव दिखा रहा नीचे। पहला प्रिवेंशन, दूसरा कंट्रोल, और तीसरा मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग होलसमनेस ऑफ वाटर। होलसमनेस से क्या होता है भाई? पानी पीने लायक रहे, पानी यूज करने लायक रहे। 1 2 3 टिक लग मार दिया। चलिए बाकी सुनिए, इसी के लिए मतलब ये तीनों ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या बनाया गया है? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आएगा नीचे। सब नीचे देख लो, बोर्ड उड़ आ रहा होगा कहीं पे, नहीं आ रहा है? या अगले पेज पर आ रहा हो? कहीं ना कहीं बोर्ड तो आ ही रहा होगा। आ तो गया अगले पेज पे, है ना, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। चलिए, कोई दिक्कत? चलिए आइए। अच्छा, तो क्या ये एक्ट कहता है आपको कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगे तो आपको देना पड़ेगा? यही रेगुलेटर्स हैं। ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं वही क्या है? रेगुलेटर्स। तो आप चाहो तो शुरू में लिख लो ना, कि घर पे जब पढ़ोगे तो यहीं लिख लो पीसीबी। पीसीबी का मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्टेट लेवल पे कौन? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये शॉर्ट में बोलेगा बार, तो अब समझ गए तुम ये कौन है? बेसिकली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये रेगुलेटर्स हैं। ये क्या हैं? रेगुलेटर्स। जैसे हर एक्ट में अथॉरिटी नहीं बना देते हो तुम, तो ये भी अथॉरिटी। तो ये कोई इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तुमसे तो देना पड़ेगा। अरे बोलते रहो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? उसके बाद ये सैंपल लेने आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ, ये देखने के लिए कि कहीं तुम्हारे यहाँ वाटर पॉल्यूटेड तो नहीं है, तो क्या सैंपल देना पड़ेगा? तीसरा, उसके बाद ये छापा मार रहे हैं तुम्हारे यहाँ देखने के लिए कि एक्ट का कंप्लाइंस हो रहा है कि नहीं। तो क्या फिर वो छापा मार पाएंगे? इनके पास पावर होगा? याद नहीं तुम लोग एंट्री सर्च सीजर, अरे सब कितने बार पढ़ा है तुम लोग को? एंट्री सर्च सीजर। पहले वो एंट्री मारते हैं, मतलब छापा मारा, सर्च किया और कुछ गलत पकड़ाया तो सीज किया। तो ये कर सकते हैं। आइए, इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मतलब इनकी नहीं, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, बताइए। यहाँ पे ना ऑक्युपायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओनर को क्या बोलते हैं? ऑक्यूपायर। ठीक, यहाँ जो ओनर होगा ना, जैसे कंपनी, जैसे मैं कोचिंग का ओनर हूँ तो मैं क्या कहलाऊंगा? ऑक्यूपायर। तो ऑक्यूपायर के ऊपर सारा सेक्शन लगेगा। तो आइए, ऑक्यूपायर को क्या क्या करना जल्दी बताइए। आप जब भी कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे तो पहले स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से क्या लेंगे? कंसेंट। कोई मशीन उशीन चालू करोगे जिससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है तो कंसेंट लोगे। एक बार कंसेंट ले लोगे चलेगा या रिन्यूअल कराते रहोगे? उसके बाद याद रखिएगा क्या लिखा हुआ है, आप जब भी एप्लीकेशन लगाएंगे तो वो आपको कितने दिन में कंसेंट देंगे? 4 महीने में। अगर 4 महीने के अंदर नहीं दिए तो आप समझना कि आपको मिल गया है, देखा, डीम्ड। अगर उनको रिजेक्ट करना हो तो कितने महीने में रिजेक्ट करेंगे? 4 महीने के अंदर। नहीं रिजेक्ट किया तो समझो कंसेंट मिल गया, अच्छा बात है। लेकिन अगर रिफ्यूज कर दिया था तो रिफ्यूज। अगला, जो अगर रिफ्यूज करेंगे तो वो आपको उसका क्या देंगे? राइटिंग में रीजन देंगे। उसके बाद आपको इस एक्ट के लास्ट में पढ़ाऊंगा, कुछ वाटर सेस भी पे करना पड़ेगा। सबको नहीं, कुछ को पे करना पड़ता है जिसमें वाटर यूज हो, जिस इंडस्ट्री में क्या यूज हो? वाटर। उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? वाटर मीटर्स लगाना पड़ेगा, जिससे पता चले तुम वाटर का कितना इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। आज से 20 साल पहले चले जाओ, पहले तो वाटर तो इतना ज़्यादा था कि ये सब कुछ होता ही नहीं था। मतलब 20 साल पहले हम लोग सोचते थे वाटर थोड़ी खरीदना पड़ता है, और आज देखिए एकदम नॉर्मल चीज़ हो गया वाटर खरीदना। अगला, उसके बाद मैंने बता ही दिया था कि जब भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर आएंगे, क्या उसको घुसने दोगे फैक्ट्री में? उसके बाद अगर वाटर सेस पे करने में देरी की हो तो थोड़ा मेरे साथ साथ बोलते रहो। उसके बाद पेमेंट किए ही नहीं हो, और उसके बाद याद रखिएगा अगर सारे कंडीशंस आप अच्छे से सेटिस्फाई करते हो तो बहुत बार आपको रिबेट भी मिलता है। अगर सारे कंडीशन, तो क्या प्रमोट भी किया जा रहा है कि हाँ तुम अच्छे हो, वाटर पोल्यूशन नहीं फैला रहे हो, लो 25% रिबेट। तब तो ये सब क्या था देखा जाए तो ये शुरू में मैंने शॉर्टकट में बता दिया। अब आइए शुरू करते हैं। पहले आ रहा डेफिनेशन। बताओ तो ऑक्युपायर कौन है? ऑक्युपायर 2 तरीके का आदमी है। पहला, वो पर्सन जिसका फैक्ट्री या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर क्या है?
कंट्रोल। अगर कंपनी है तो किसका कंट्रोल होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स, एलएलपी है तो पार्टनर्स, अगर नॉर्मल है तो प्रोप्राइटर। अरे यही होगा ना। दूसरा यहां से इन रिलेशन टू एनी सब्सटेंस द पर्सन इन पोजेशन। याद रखना, वाटर पॉल्यूटेंट तुम्हारे हाथ में पकड़ा है तो तुम भी ऑक्यूपायर माने जाओगे। जैसे वाटर में जहर मिलाने जा रहे थे तो जिसके हाथ में जहर पाया गया वही तो पकड़ाएगा, नहीं समझे? तो दो तरीके के ऑक्यूपायर हैं, बोलो कौन कौन? एक तो जो जिसका कंट्रोल है, और दूसरा कौन? अगर वाटर पॉल्यूटेंट है, क्या है? वाटर पॉल्यूटेंट, तो जिसके हाथ में वाटर पॉल्यूटेंट पाया जाएगा। इन पोजेशन, इन पोजेशन का मतलब जिसके हाथ में पाया जाएगा, लिखो। पोजेशन का मतलब जिसके हाथ में पाया जाएगा। मिला पोजेशन? तुम लोग पोजेशन बोलते होगे, बोलते हो पोजेशन, वैसे पोजेशन होता है, पजेस होता है ना, पजेस करना। चले आगे चलें, ठीक। अब आइए पॉल्यूशन। अच्छा, वाटर पॉल्यूशन कब माना जाए? जब वाटर एक्ट पर है तो वाटर पॉल्यूशन हुआ ना ये। तो सुनो, तुम्हारे बुक में ऐसे नहीं बना होगा ये पार्ट बाय पार्ट। हाँ, तो तुम जैसे जैसे मैंने बनाया 1 2 3 कर देना, तुमको ही पढ़ने में अच्छा रहेगा ना तब। चलो एक बात बताओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, पहले पहले समझ लेना, बाद में आर्ट एंड क्राफ्ट बाद में। आओ, वाटर पॉल्यूशन मतलब कब माना जाएगा कि वाटर पॉल्यूटेड है? इधर देखो भाई, नंबर 1 पॉल्यूशन का मतलब वाटर पॉल्यूशन का मतलब, नंबर 1 आपने वाटर में कुछ मिलाया, आपने वाटर में कुछ मिलाया। दूसरा, आप कंटामिनेशन का मतलब होता है, मतलब जैसे जैसे पानी में डाल दिया तो पानी में घुल जाएगा, तो हो गया कॉन्टामिनेट। क्या हो गया? कॉन्टामिनेट। सच मालूम चला तुमने ऑल्टर कर दिया प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर को। कैसी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। ये सब केमिस्ट्री में खूब होता है, मालूम है? वो लोग कुछ कुछ डाल डाल के कुछ नया केमिकल बना लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, तो प्रॉपर्टीज को तो बदल देते हैं। नहीं, बचपन में पढ़ते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना, उसमें कुछ कुछ हाइड्रोजन मिला दिया, ऑक्सीजन मिला दिया, पता नहीं कैसे क्या किया, अब ब्लास्ट कर गया। तीसरा, पानी में डाल दिया। क्या डाला भाई? तो दो तरीके का इफ्लुएंट लिखो, ये अलग, सीवेज इफ्लुएंट और ट्रेड इफ्लुएंट। इसका मतलब क्या होता है? कूड़ा करकट। देखो, सीवेज का मतलब हो गया घर वाला, है ना, नाला नाली, और दूसरा ट्रेड का मतलब फैक्ट्री उट्री से जो निकलता है, ठीक है। और या कोई ऐसा लिक्विड या ऐसा कोई गैस या कोई ऐसा सॉलिड सब्सटेंस डाला, मतलब इन तीनों से क्या हो रहा है सो सुनो। इन तीनों से तुमने क्या कर दिया, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे रुको, 1 लिख दिया, लिखा था 1, अब मैं तुम लोग बताता जा रहा हूँ। 1 2 3 पानी में डाला, क्या डाला भाई? सीवेज एफ्लुएंट, ट्रेड एफ्लुएंट, लिक्विड डाल दिया, गैस डाल दिया, सॉलिड डाल दिया। एक्चुअली 1 2 3 से हुआ क्या? 1 2 3 से क्या हुआ? 1 2 3 से क्या हुआ कि आपने उस वाटर को बना दिया हार्मफुल या इंजूरियस। किसके लिए बना दिया? तो सुनो, इधर देखो, इधर देखो, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी, और डोमेस्टिक, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, लेजिटिमेट यूज, लाइफ, हेल्थ और एनिमल, प्लांट और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब इसका मतलब समझो क्या है, मैं सीधा बोलूँगा, आपने हार्मफुल बना दिया 2 लोगों के लिए, फ्लोरा एंड फौना के लिए। जानते हैं फ्लोरा एंड फौना क्या होता है? फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा कौन किंगडम है? प्लांट किंगडम, और फौना एनिमल किंगडम। याद होगा, बायोलॉजी में शायद 2 चैप्टर होता है बचपन में, हैं? होता है क्या क्या होता है? हाँ होता है ना, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। एक में प्लांट के बारे में पढ़ाया जाता है और एक में एनिमल के बारे में पढ़ाया जाता है। तो फ्लोरा एंड फौना, हम लोग किस में आते हैं? हम लोग एनिमल किंगडम में आते हैं, है ना। हाँ, तो हम लोग हुए फौना। तो अगर फ्लोरा एंड फौना के लिए वो वाटर क्या हो चुका है? हार्मफुल। तो इसका सीधा सा मतलब है दैट कंटामिनेशन, दैट ऑल्टरेशन, दैट डिस्चार्ज वाज वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन 3 ही चीज है, बोलो क्या? कंटामिनेशन, ऑल्टरेशन या डिस्चार्ज। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, हमने डिस्चार्ज किया लेकिन पानी और अच्छा हो गया, तब वो थोड़ी है वाटर पॉल्यूशन। सारे कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए ना। तुम्हारे 3 चीज की वजह से वाटर बिकम्स क्या? हार्मफुल। तो वो दैट 3 प्रोसेस वाज व्हाट? वाटर पॉल्यूटेंट।
और अगर पानी में वाटर पॉल्यूटेंट है, इट मीन्स वाटर इज पॉल्यूटेड। यही ना, याद रहेगा? कोई दिक्कत है तो बताओ पहले, चलिए आगे बढ़ें। याद रहेगा तुम लोग को ये? चलो भाई, इसके आगे दो बोर्ड्स हैं, पीसीबी। पीसीबी का मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब जरा तुम बताना, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दो सेक्शंस के अंदर बनाए जा रहे हैं। पहले दो तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल, अच्छा चार तो बना ही हुआ है। आ जाओ जरा देखो, पहले क्या बनाया जा रहा है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कौन से सेक्शन में? देखो तो सेक्शन 3। और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया जा रहा है सेक्शन नंबर 4। देख लो तो सेंट्रल कितना होगा? एक। स्टेट कितना होगा? हर स्टेट में। अरे स्टेट तो हर स्टेट में होगा ना। तो दो रेगुलेटर्स मिल गए तुम्हें, कौन कौन? सेंट्रल लेवल पे सीपी सीबी और स्टेट पे एसपीसीबी। ठीक है, यही सब सारा काम देखेंगे। अच्छा, ये लोग जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होंगे उनको पावर और फंक्शन एक्ट में दिए जाएंगे। अभी देखा नहीं था पावर एंड फंक्शन? थोड़ा बहुत आया था कि जब भी वो आएगा तो आपको एक्सेस देना पड़ेगा, है ना। चलिए हेडिंग बोलो, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और कंट्रोल द वाटर पॉल्यूशन। तो उसके ऊपर लिख लो इनिशिएटिव्स, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसके नीचे देखो, इनिशिएटिव्स टेकन बाय, इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट, initiatives taken by government oblique under this act for prevention and control of water pollution. कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए देख लो आप। पहला बोलो तो हेडिंग, सेक्शन नंबर 24 दो चीज को मना करता है। पहला ये लो, ये हो गया पहला। आप सुनिए, इधर देखिए, इधर देखिए, किसी स्ट्रीम में, किसी वेल में, किसी सीवर में या किसी लैंड, इवन लैंड पे भी नहीं। लैंड से क्या होगा मालूम है? जैसे नदी किनारे रख दिया तो है तो लैंड, लेकिन पानी में बह के चला नहीं जाएगा बाद में। आप क्या रख नहीं सकते? कोई भी पॉइजनस, कोई भी पॉल्यूटिंग, है ना, मैटर आप नहीं डालेंगे, जानबूझ के नहीं डालेंगे। क्या करेंगे? जानबूझ के नहीं डालेंगे, ना डायरेक्टली और ना इनडायरेक्टली, क्योंकि पानी में मिलके क्या फैलाएगा? वाटर पॉल्यूशन। नहीं समझ में आया? नंबर 1 हो गया। दूसरा तो देखो, पहले में तो ये पॉइजनस और पॉल्यूटिंग मैटर था, लेकिन दूसरे में कोई भी मैटर हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी मैटर हो, एनी अदर मैटर। एनी अदर मैटर का मतलब जरूरी नहीं कि पॉइजनस हो। आपने कुछ भी डाला, अच्छा चीज़ भी डाला, लेकिन अगर उससे प्रॉपर फ्लो ऑफ वाटर इंपीड हो रहा है, इंपीड मतलब बाधा बनना। आपको मालूम है चलता हुआ पानी साफ होता है? मालूम है? पानी अगर चलता रहे तो वो हमेशा साफ होता है। आप पैर लगा दो बीच में, देखना वो मिट्टी घुल 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 के खराब हो जाएगा। तो इसलिए लिखा, जरूरी नहीं कि आपने पॉइजनस डाला, जो पॉइजनस तो पहले बोल ही दिया, मना कर दिया है। दूसरे में क्या कहा? कोई भी मैटर अगर आपने डाला और उससे क्या हो गया? पानी का जो प्रॉपर फ्लो है वो खराब हो गया, तो याद रखना ये भी गलत माना जाएगा, तुमने ऑफेंस कर दिया। क्या कर दिया? ऑफेंस। सेक्शन नंबर 24, तो जल्दी बोलो। सेक्शन 24 दो लाइन बोलता है, बोलो क्या क्या? कोई भी पॉइजनस और पॉल्यूटिंग मैटर नहीं डालोगे, ठीक, या कुछ भी ऐसा नहीं डालोगे जिससे पानी का प्रॉपर फ्लो खराब हो। क्लियर है? आगे पढ़ो क्या है? आउटलेट्स या डिस्चार्ज का मतलब नाला, नाली। हम बोलता है नाली छोटा वाला होता होगा, नाला बड़ा बड़ा होता होगा, ऐसे ही है क्या? अब मुझे लगता है फैक्ट्री उट्री से जो निकलता होगा उसको नाला ही बोलोगे, और घर से जो निकलता है नाली, है ना? ऐसे ही कुछ होता हो। और क्या, कहीं लोग नाला बोल देते हैं, कहीं नाली बोल देते हैं। लिख लिया ये? तो सुनिए, ये मुझे लग रहा है दिल्ली गवर्नमेंट को तो समझ, यहाँ का क्या कर रहा है भाई वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? क्या हालत है उसका यमुना नदी का? यहाँ तो वाटर पॉल्यूशन को लेकर तो कुछ भी नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, सुनिए, बिना एसपीसीबी से पूछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एसपीसीबी से पूछे ये 3 काम नहीं करोगे तुम। मतलब ये 3 काम करने के लिए अप्रूवल चाहिए एसपीसीबी का। एसपीसीबी कौन है? आइए जरा देखिए,
क्या आप कोई इंडस्ट्री लगा पाएंगे, ऑपरेशन लगा पाएंगे, खासकर ऐसा जहां से पानी आना है? बोलो। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, पानी का कोई मतलब नहीं है, तो क्यों जाएंगे वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास? लेकिन कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, उसमें से नाला नाली में खूब खूब पानी निकलेगा, तो फिर आपको पूछना पड़ेगा। दूसरा, अच्छा आउटलेट बना रहे हो, क्या बना रहे हो? आउटलेट, तो फिर उससे पूछना पड़ेगा आउटलेट। और उसके बाद अच्छा यहाँ से भी यूज़ कर रहे थे नए वाले को, और इस बार बना रहे हो नया वाला। 3 चीज़ें बोलो क्या क्या? इंडस्ट्री मत लगाना बिना पूछे अगर उसमें से वाटर निकलना है तो। दूसरा बोलो, अगर तुम्हारा कोई सीवेज नाला नाली है तो उसको यूज़ करने से पहले पूछ लेना। और तीसरा, नाला नाली बनाने से भी पहले पूछ लेना। तो बोलो 3 बार पूछना है, बोलो क्या क्या? एक तो फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाने से पहले ही अगर उसमें से वाटर निकलने का कोई है तो। दूसरा, नाला नाली बन चुका है यूज़ करने से पहले। तीसरा, नाला नाली बनाने से ही पहले। तो नाला नाली बोलने में कहीं नाना नानी मत बोल देना, है ना? हाँ, चलिए अगला। अच्छा, एप्लीकेशन जो लगाओगे कौन से फॉर्म में लगाओगे? और क्या ये मुफ्त में होगा या फीस लगेगा? अच्छा एक बात बताइए, एसपीसीबी आपको अप्रूवल देने से पहले क्या कंडीशन लगा सकता है? कंडीशन रिगार्डिंग पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज, कि सुनो एक काम करो, दिल्ली में तुम्हारा फैक्ट्री, अगर तुमको क्या करेंगे भाई, कहाँ रखेंगे? पानी तो फेंकना पड़ेगा नदी में ही। तो नदी में यहाँ नहीं, यहाँ 10 किलोमीटर तक लोग नहाते हुए हैं, 10 किलोमीटर के बाद जाके इसका पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज बनाओ। बोलो, कर सकते हैं ऐसा? अब जैसे जो ऐसे ही करना ही चाहिए इन लोग को, नहीं करना चाहिए कि अब जैसे फैक्ट्री लगाया, फैक्ट्री से अब पानी निकलना है, केमिकल निकलना है, तो केमिकल को कहाँ रखेंगे? मान लीजिए पानी में ही डालना है, तो पानी में दिल्ली में मत डालो, दिल्ली से थोड़ा बाहर ले जाकर डालो, क्योंकि दिल्ली का पॉपुलेशन बहुत है ना, नहीं समझे? आप बाहर नदी ऐसे रास्ते से भी गुजरती है जहाँ दूर दूर तक आदमी नहीं रहता है, तो वहाँ थोड़ा पॉल्यूशन हो भी जाए तो चलेगा, क्योंकि जंगल है, वो अपने आप मेंटेन कर लेगा। लेकिन एक तो ऐसी पॉल्यूटेड सिटी है, ऊपर से आदमी इतना ज़्यादा है, अब बीच में पॉल्यूशन भी घुसा दिए। अरे मानो चलो महकने लगा, नदी अगर महकने लगा तो आदमी कैसे, बताओ, अजीब नहीं हो जाएगा पूरा? दुर्गंध बहुत बार होता है, यमुना नदी के निकलेगा तो दुर्गंध आता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, अगर कभी भी कुछ गलती वलती हुआ तो गिल्टी कौन माना जाएगा? सबसे पहले तो पकड़ाएगा कौन? लेकिन अगर पता चला कि डायरेक्टर मैनेजर सीएस के कंसेंट या कनाइवेंस से है, तो या तो ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ, फिर यही लोग क्या माने जाते हैं? गिल्टी माने जाते हैं। इन्हीं के ऊपर क्या होता है? पेनल्टी, पनिशमेंट। आइए, एक सेस एक्ट है। क्या है? सेस। सेस समझते हो? क्या होता है सेस? सेस लिखो, सेस इज अ काइंड ऑफ टैक्स। Cess is a kind of tax. Cess is a kind of tax which is levied and collected, for a specific purpose. याद रखना, सेस जब भी लोग लिखेगा पर्पस का नाम लिखता है, देख लेना तुम। बताओ तो, एजुकेशन सेस, और बोलो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन सेस, ये भी है, और एक तो स्वच्छ भारत सेस भी है ना? जब भी सेस बोलेंगे तो इसका मतलब सेस का पैसा जनरल यूज में जाएगा या उसी काम के लिए जाएगा जिसके लिए सेस लिया है? तो सेस, पहले बताइए, सेस कौन से इंडस्ट्री को देना है, कौन से लोकल अथॉरिटी को देना है जो वाटर कंज्यूम करते हो? जो क्या करते हो? वाटर, हम लोग नहीं, मतलब इंडस्ट्रीज के लिए। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है ना, अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वाटर कंज्यूम करता है, कौन सॉफ्टवेयर बनाने में वाटर लगता है? बताओ तो। लगता है, देखा कभी कि कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और कंप्यूटर में पानी डाला जा रहा है? हाँ, लेकिन मालूम चला और कहीं पे कुछ बन रहा है, जैसे कोल्ड ड्रिंक बन रहा है या कुछ ऐसा चीज़ सब बना, वहाँ तो पानी यूज़ होता है। तो याद रखना, उनको सेस देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के भले के लिए होना है। अब वही गंदगी फैलाएंगे तो उन्हीं का गंदगी साफ करना पड़ेगा, तो वही लिखा है। तो जिससे कि बोर्ड को पैसा मिले, बोर्ड को क्या मिले? पैसा। कौन सा बोर्ड? चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल, और जिससे कि पैसा मिलने के बाद वो अपने फंक्शन को डिस्चार्ज सही ढंग से कर सकें, क्योंकि ये सारा काम करने के लिए इनको भी तो पैसा चाहिए। ठीक है जी, ये याद रखना, ये तो सब तुम्हें पढ़ना होता है। चेकलिस्ट, एग्जाम में चेकलिस्ट आएगा, मतलब आ सकता है। क्या चीज़? चेकलिस्ट। तो ये चेकलिस्ट आईसीएसआई मॉड्यूल में दिया हुआ है, उसको जरूर देख लेना। समझ में आ गया? क्या पता वो सिर्फ चेकलिस्ट पूछें? क्या पूछें? सिर्फ चेकलिस्ट। क्या होता है? जो लॉ के प्रोविजंस होते हैं वही तो चेकलिस्ट होता है। अगर चेकलिस्ट पूछेगा ना तो क्या बोलना, सुनो, चेकलिस्ट जब भी पूछे तो तुमको क्या लिखना है? चेक दैट, लॉ का मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है, चेक दैट, चेक दैट, चेक दैट, चेक दैट, चेक दैट, चेक दैट। ड्यू डिलिजेंस आता है,
इंश्योर दैट, इंश्योर दैट, इंश्योर दैट, इंश्योर दैट, इंश्योर दैट, लिखना पूरा लॉ का ही क्या है प्रोविजन। जैसे अभी इसमें क्या था, चेक दैट कि हमने कोई भी इंडस्ट्री लगाने से पहले एसपीसीबी से अप्रूवल लिया या नहीं। चेक दैट कि हमने कोई न्यू आउटलेट यूज़ करने से पहले अप्रूवल लिया कि नहीं। चेक दैट हमने कोई न्यू डिस्चार्ज बनाने से पहले अप्रूवल लिया या नहीं। ऐसे चेक दैट, चेक दैट, चेक दैट। आइए दूसरा कौन सा लो, सेम है सब कुछ, बस वाटर की जगह पे क्या आ गया है, एयर। देख लो देख लो, ये है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। चलो एक बार एक्ट का नाम तो ले लो। चलिए ऑब्जेक्टिव वही है, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। पहला ऑब्जेक्टिव एयर पॉल्यूशन को क्या करेगा, प्रिवेंट। दूसरा और तीसरा अबेटमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज के इफेक्ट को कम कर देना। जैसे किसी का बुखार है तो बुखार में दवा दिए तो हो सकता है पूरा बुखार ना उतरे पर बुखार का वो कम हो जाए, हाँ, जो टेम्परेचर कम हो जाए। जैसे 102 पे चल रहा था तो गिर के 99 पे आ गया। अबेटमेंट का मतलब किसी भी चीज़ के एडवर्स इफेक्ट को कम कर देना। समझ में आ गया अबेटमेंट। तब देखिए एयर पॉल्यूशन आप पूरा खत्म नहीं कर सकते, बताओ इतना कंट्रोल कहाँ है किसी के पास यार। एयर पॉल्यूशन तुम पूरा कंट्रोल कर लोगे, कुछ ना कुछ पॉल्यूशन तो रह ही जाता है। तो चलो कम से कम ये है कि थोड़ा सा कम हो जाए, जैसे बारिश हो जाए तो थोड़ा सा कम हो जाता है, पर पूरे तरीके से तुम बोलोगे खत्म हो जाए, ऐसा होता नहीं। पूरा पोल्यूशन खत्म हो जाएगा तो मालूम है ना, यहाँ से हिमालय भी दिख जाता है। नहीं मालूम है आपको? अरे इसमें हुआ था कोरोना में, हाँ कोरोना में दिल्ली के छत से भी हल्का हल्का क्या दिखना शुरू हो गया था। हिमालय बहुत ऊंचा है ना, तो बहुत ऊंचा तो दिख, मतलब ये ऐसा नहीं सुना था तुम लोगों ने? उस समय बहुत हल्ला फैला था दिल्ली के अंदर, देखा कि नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन पंजाब से, पंजाब वाले को दिखता है क्योंकि वो लोग तो उड़ता पंजाब रहते हैं बहुत बार। अरे अब तो सरकार भी ऐसी है वहाँ, अब तो टेंशन ही नहीं है, हैं? अच्छा सुने वहाँ का चीफ मिनिस्टर का भी कुछ कहानी ऐसा ही रहता है। आप आजकल आप, लेकिन आप थोड़ा सुधर गए होंगे नहीं। चलिए खैर जो भी है, तो तीन चीज़ बताओ क्या, प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, अबेटमेंट। तो मतलब पूरे तरीके से बोलेंगे कि एयर पोल्यूशन ना हो ऐसा तो थोड़ा मुश्किल है। फिर वही बात, यहाँ पे भी क्या बनाए गए हैं भाई, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यहाँ पे क्या बनाए गए हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। चलो फिर वही आ जाओ भाई, वन हैज़ टू कंप्लाई। वन कौन है, ऑक्यूपायर। अरे जैसे उस एक्ट में नहीं देखे थे, बताओ ऑक्यूपायर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जल्दी बोलो। फिर वही सेम आ रहा, देख लो। कंसेंट टू स्टैब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट। उसके बाद वही, अगर आप एयर पॉल्यूशन निकालने के लिए क्या निकाल रहे हैं, डिस्चार्ज, तो याद रखना एक लिमिट हम बताएंगे, उससे ज़्यादा हवा निकलना नहीं चाहिए। मालूम है इन लोग को बोलता है इतना ज़्यादा गैस नहीं निकलना चाहिए। हाँ उसके भी मीटर्स लगे होते हैं कि ये लोग कितना गैस क्या कर रहे हैं, मतलब एयर में निकाल रहे हैं, चिमनी से नहीं निकालते। अगला, उसके बाद एसपीसीबी, अगर आपके यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई अजीब अजीब हर चीज़ें हुई तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको खुद जाके किसको देना पड़ेगा, एसपीसीबी को। जैसे बहुत सारे एक तुम लोग को पढ़ाया था, कहाँ तो टॉट में पढ़ाया था क्या, भोपाल गैस ट्रेजिडी, उसका वीडियो दिखाया था तुम लोग को, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट, आज वो आने वाला है। वो वीडियो याद है तुम लोग को? उसमें क्या हुआ था, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस लीक हो गया था और बहुत लोग मारे गए थे और आज भी स्थिति खराब है। आइए अगला, तो आपके यहाँ अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाए तो चुपचाप बात को दबा दोगे या एसपीसीबी को बताओगे? उसके बाद वो आना चाहते हैं, छापा मार रहे हैं, आने देंगे? इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, देना पड़ेगा। एक्सेस चाहते हैं वो सैंपल लेने के लिए, देना पड़ेगा। जो वो डायरेक्शंस देते हैं उनको मानना पड़ेगा। ये फिर से 2 बार आ गया, नहीं, कंसेंट टू स्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट। एक्चुअली फिर से नहीं आया, ऊपर लिखा हुआ था कि इससे जुड़े हुए कंडीशंस को मानना है और यहाँ पर तो कंसेंट लेना ही है। अगला, क्या रिन्यूअल भी कराते रहना है? फिर वही कहानी कि अगर आफ्टर 4 मंथ तक उधर से कुछ नहीं हुआ तो डीम टू बी ग्रांटेड। उसके बाद याद रखना एसपीसीबी जब भी तुम्हारे यहाँ आएगा तो क्या देगा, पहले नोटिस ऑफ इंस्पेक्शन देगा, उसके बाद ही आएगा। उसके बाद सैम्पलिंग प्रोसीजर जो है उसी के थ्रू आपसे सैंपल उठा के ले जाया जाएगा। अब हवा को भी सैंपल के तौर पे ले जा रहे हो तो हवा को किसी कंटेनर में बंद करके लेके जाना पड़ेगा ना, तभी तो। ये लोग कैसे चेक करता होगा, कुछ तो होगा तरीका। अगला, उसके बाद एसपीसीबी को ऑब्जेक्शन करना है तो कितने दिन में ऑब्जेक्शन करोगे? अगर वो नोटिस देते हैं कि हम आपके यहाँ क्या करना चाहते हैं, इंस्पेक्शन, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इंस्पेक्शन होना नहीं चाहिए, तो 15 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं।
और उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, अगर उन्होंने कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी ऑब्जेक्शंस की और सीधा छापा मार दिया आके, तो भी उनको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि बहुत बार ऐसा क्या होता है मालूम है, ये पहले इंस्पेक्शन का नोटिस देगा, पहले सब ठीक कर लेगा सब कुछ। तो क्या कभी कभी ऐसा जरूरी हो सकता है कि वो तुमको नोटिस देंगे नहीं, सीधे आ जाएंगे? बोलो, नोटिस दे के आएंगे तब तो सब कुछ ठीक ठाक करके तैयार रहेगा सब। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है, देखो रूटीन चेकअप है तो बोल के आएंगे, लेकिन अगर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आया हुआ है तो सीधा छापा मार देंगे वो। लेकिन अगर सीधा छापा मारेंगे तो उनको लिखना पड़ेगा कि ऐसी जरूरत हमें क्यों पड़ी, हमने उनको प्रायर नोटिस क्यों नहीं दिया। अगला, चलो भाई, एयर पोल्यूटेंट सेम उसी तरीके का। सुनो, तुम्हारा एटमॉस्फेयर में, जानते हैं एटमॉस्फेयर भी बहुत तरीके का होता है, मोजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, सुना है सब? हाँ होता ना। हम लोग सांस कहाँ लेते हैं? हम लोग एटमॉस्फेयर में सांस लेते हैं। तुमको याद है पैर के नीचे भी एक फेयर होता है? नहीं मालूम है? हाँ ऐसे कुछ होता है। तुम लोग देखना ठंड के मौसम में कुछ एयर पैर के नीचे ही ऐसे ऐसे एक लेयर बना के रखता है। फील्ड विल्ड पर जाओगे तब तुम देखना, वो ऊपर नहीं जा पाता है, वो उतने में उठेगा और उतने में गल के फिर नीचे चला, पानी का ड्रॉप बन के वो नीचे चला जाता है। नहीं देखा कभी? फील्ड में नहीं गया आज तक सुबह सुबह? हाँ, जो छोटे छोटे वो होते हैं पौधे, जो घास कहते हो जिसको, घास के ऊंचाई पर बस इतना इतना ही पे एक लेयर तुमको दूर से दिखाई देगा वाइट वाइट, तो इसका मतलब वो भी एक फेयर है। पर हम उसमें सांस लेता, कोई लेट के सांस लेता वहां पर? अच्छा कभी ऐसा हुआ लेटा हुआ वहां सांस ले रहा है? हम इस लेवल पर सांस लेते हैं ना, 2 फीट 1 फीट 4 फीट ऊपर ही लेते हैं ना, 6 फीट, जिसका जो चाहिए। तो यही ना, अरे जिसकी जो जो अपना है उसका हाइट उसी हिसाब से सांस लेता होगा। कोई 8 फीट का तो 8 फीट में सांस लेता हो। तो एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा होता है ना, मतलब हम लोग जहाँ सांस ले सकते हैं आराम से। तो याद रखना, ज़्यादातर पॉल्यूशन कहाँ से बचाना है? एटमॉस्फेयर से। आपको मालूम होगा जो ये लोग बनाते हैं क्या चीज़, चिमनी, चिमनी इतने ऊंचाई पर उठा के फेंकते हैं वो हवा को, वो उधर का उधर ही चला जाता है, वो नीचे थोड़ी आता है। कहा सर ऐसे तो पॉल्यूशन वहाँ भी हो रहा था, वहाँ जाके सांस लेते हो तुम? तो उधर ही मिटिगेट हो जाता है, ऊपर जाके वो क्या हो जाता है? मिटिगेट। बस इन हमें किसको बचाना है ज़्यादातर? ऐसे तो सबको बचाना चाहिए हमें, पर ज़्यादातर किसको बचाना है? एटमॉस्फेयर, जिससे कि हमको सांस लेने में दिक्कत ना आए। तो सुनिए, एटमॉस्फेयर में कोई भी सॉलिड चीज़ है? तो सर सॉलिड चीज़ कैसे? आपको मालूम नहीं है सॉलिड? आपको हम नेकेड आई से देख नहीं पाते, पर हाँ डस्ट पार्टिकल्स जैसे ऐसे देखोगे ना तो आपको कभी कभी एकदम नज़र से देखोगे तो वाइट 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 छोटे छोटे ऐसे गुलू 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 करता हुआ नजर आएगा। देखा कभी? कभी नहीं देखा? टॉर्च जलाने से दिखता है दिन में, धूप में दिख जाता है। हाँ तो आपने देखा होगा, तो डस्ट चलते हैं तो डस्ट क्या हो गया? सॉलिड। अच्छा लिक्विड, लिक्विड को क्या बोलते हो? हवा में क्या? नमी, नमी को क्या बोलते हैं? मॉइस्चर। तो जानते हो हवा में क्या होता है फिर? हल्का हल्का नमी भी होता है। और गैसियस सब्सटेंस, तो तीनों चीज, सॉलिड लिक्विड और गैस। देखिए ये तीनों चीजें होती हैं हमेशा, लेकिन चक्कर ये कि इतना ज्यादा है, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है पहले बताओ? इतना ज्यादा है कि वो हवा अब क्या बन चुका है? इंजूरियस। किसके लिए? फ्लोरा एंड फौना के लिए। अच्छा फ्लोरा का मतलब प्लांट किंगडम, वो भी सांस लेते हैं क्या? मालूम है ना, वही तो हमारा सारा काम करते हैं। हमें जो नहीं चाहिए वो उनको चाहिए, और जो उनको नहीं चाहिए वो हमें चाहिए। बोलो तो क्या? वो क्या लेते हैं और वो देते क्या हैं? और हम लोग क्या लेते हैं और देते क्या हैं? गाली। चलिए अच्छा तो अच्छा इस पूरे कहानी में सॉलिड लिक्विड गैसियस सब्सटेंस बुरा था या इन सच कंसेंट्रेशन बुरा था? ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत है ना। अच्छा कभी वो कम हो जाए तो भी दिक्कत है, मॉइस्चर थोड़ा होना चाहिए। अगर मॉइस्चर पूरा खत्म हो जाए तो भी सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, सुना होगा तुमने, है ना। चलिए अच्छा एयर पॉल्यूशन कब माना जाएगा बोलो? जब तुम्हारे एटमॉस्फेयर में मिलेगा एयर पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट नहीं बता दिया, सॉलिड लिक्विड और गैस जरूरत से कम या जरूरत से ज़्यादा। आइए कंट्रोल इक्विपमेंट, एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करोगे तुम? कोई अपैरेटस डिवाइस इक्विपमेंट सिस्टम लगाओगे। जैसे इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल तुम्हारा किसका है? चिमनी। चिमनी समझते हो क्या होता है चिमनी? नहीं किचन के अंदर, तुम लोग किचन का चिमनी समझते हो? एक होता है जहाँ पे ईंट बनता है, देखे हो
मुंह बहुत ऊपर। अच्छा ईंट में नहीं, फैक्ट्री सब में भी होता है। फैक्ट्री में बहुत ऊंचाई पर जाके वो गैस छोड़ देता है, उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली? चिमनी। चलिए अब यहाँ पे भी तुम्हारे दो बोर्ड बनेंगे, देख लो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, यहाँ पे भी तुम्हारे दो बोर्ड बनेंगे। सेक्शन 3 के अंदर कौन बोलो? CPCB। और सेक्शन 4 के अंदर SPCB। यहाँ पे भी है, देख लो ऐसे ही लिखा हुआ, देखो तो चेक करो, तो अगले पेज पे चेक करो, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है। तो इसका मतलब एयर पोल्यूशन वाला एक्ट ना वाटर पोल्यूशन जैसा ही है, नहीं एकदम सेम सेम चल रहा है। अच्छा एक चीज बताओ आप लोग, एक चीज बताइएगा जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऊपर है ना, आइए रुकिए, तो ये जो तुम अभी सेक्शन लिखे थे ना, उसमें तुम लिख देना सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 एंड 5 दोनों है, देखो तो इस पे 4, 5। अब 4, 5 दो क्यों है मैं बताऊंगा, लिख लिया? 4, 5 क्यों है मैं बताता हूँ, सुनो। अच्छा एक बात बताइए, तुमको डुप्लीकेसी नहीं लग रहा है कि वाटर के लिए अलग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एयर के लिए अलग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? अगर मान लीजिए किसी स्टेट में पहले से वाटर वाला पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो ऐसा हो सकता है कि उसी वाटर वाले को बना दिया जाए एयर के लिए भी, मतलब एक ही बोर्ड को दो काम दे दिया जाए, तुम वाटर पोल्यूशन भी संभालो और एयर पोल्यूशन भी संभालो। क्या दो अलग अलग बनाना जरूरी है कि वाटर में बन गया तो एयर वाला भी काम देख लेगा? वो देखना चाहिए उसको, क्या? नहीं तो डुप्लीकेसी नहीं हो जाएगा यार, इतने स्टेट्स हैं, दो दो एक्ट में बनाओगे तो सीधा दुगुना हो जाएगा। मान लीजिए अगर 30 स्टेट्स हैं तो 60 बन जाएगा, ये लोग हर स्टेट में दो दो हो जाएगा, वाटर वाला अलग और एयर वाला अलग। तो बोला अच्छा सेंटर के लिए ऐसा क्यों नहीं बोला? सेंटर में तो एक ही होता है, तो एक की जगह पे दो बन जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन स्टेट में हर स्टेट में दो दो बनवाओगे तो बहुत नहीं हो जाएगा। अच्छा लेकिन किसी स्टेट में नहीं बनाया हुआ वाटर वाला तो फिर आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, फिर एयर के लिए अलग से बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर पहले से वाटर वाला बना हुआ है तो फिर एयर वाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ही आप एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी काम दे सकते हैं। समझ में आ गया? बेकार में सरकारी खर्चा होगा ना स्टाफ के ऊपर। चलो हेडिंग बोलो अब, यहाँ लिखो फिर वही, क्या लिखना है? इनिशिएटिव टू, बताओ, इनिशिएटिव टेकन लिखो, इनिशिएटिव टेकन टू, हाँ लिखो इनिशिएटिव टेकन टू, इनिशिएटिव टेकन टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल, क्या लिखा? टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल्ड एयर पॉल्यूशन by the government ऑब्लिक अंडर दिस एक्ट। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या क्या किया गया है, तो बताओ तो कितने पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें? 5 पॉइंट्स आ रहे हैं। चलो आ जाओ भाई, सबसे पहले आ जाओ, याद रखिएगा जब तक आप स्टेट बोर्ड से ना पूछ लें, किससे ना पूछ लें? स्टेट बोर्ड से जब तक आप ना पूछ लें, क्या नहीं लगा पाओगे आप? इंडस्ट्रियल प्लांट नहीं लगा पाओगे। क्या नहीं लगा पाएंगे? इंडस्ट्रियल प्लांट नहीं लगा पाएंगे, खासकर कैसे एरिया में? एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया। जैसे जानते हो दिल्ली जो है वो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर्ड है, पर हालत देख लो। और आपको मालूम होगा जिस दिन दिल्ली एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया घोषित हुआ उसी समय में बहुत सारे फैक्ट्रीज और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को दिल्ली से उखाड़ के फेंक दिया, कुछ गिरा नोएडा में, कुछ गिरा गुड़गांव में। नहीं मालूम है आपको? तभी तो बना नोएडा और गुड़गांव, नहीं तो नोएडा गुड़गांव क्या था, पूरा खेती तो था वो सब। नोएडा गुड़गांव में क्या था? कुछ नहीं, जंगल था, प्रॉपर जंगल था वो सब। तो क्या हुआ, दिल्ली को जहाँ डिक्लेयर किया एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया, तो अब यहाँ तो बनने से रहा तुम्हारा इंडस्ट्री सब। अब मान लो यहाँ फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है, कुछ इंडस्ट्रियल इलाके हैं जहाँ फैक्ट्री वैक्ट्री चल रहा है, वो नॉन पॉल्यूटिंग है। क्या है? नॉन पॉल्यूटिंग। आप दिल्ली से ट्रेन से बाहर जाइए, ट्रेन बस एक बार गाजियाबाद क्रॉस करे, गाजियाबाद क्या क्रॉस करे, गाजियाबाद दिल्ली क्रॉस करे, गाजियाबाद आते आते देखना कितना फैक्ट्री मिलेगा, और सब में वो लगा रहेगा चिमनी, और सबसे गैस निकलता रहे, काला काला स्मोक निकलता रहे। मतलब ये लोग ये नहीं समझा कि दिल्ली से निकालने का मतलब कम से कम दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर छोड़ के आओ यार। गाजियाबाद से एक बार हवा चलेगा सारा लक्ष्मीनगर पहुंच जाए। तो उस समय उन लोग को नहीं लगा था ना कि इतना पॉल्यूशन हो जाएगा।
और उन लोग को इतना नहीं लगा था कि दिल्ली इतना डेवलप कर जाएगा और दिल्ली में इतने लोग रहने लगेंगे। दिल्ली में पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थोड़ी था। दिल्ली अगर देखा जाए 4 मेट्रो सिटीज़ में ये बड़ा ओल्ड माना जाता था, ओल्ड दिल्ली, ओल्ड जैसा था। यहाँ तो आपको आज से 15 साल पहले 20 साल पहले 25 साल पहले तो मल्टीप्लेक्स भी नहीं था। मुंबई हमेशा हाई फाई रहा, मुंबई चेन्नई ये सब हमेशा हाई फाई रहा। दिल्ली तो पॉलिटिकल माना गया, बस यहाँ पर मंत्री उंत्री रहता है बस। अब यहाँ फैक्ट्री उक्ट्री भी खुलने लगा, कॉर्पोरेट भी होने लगे, ये सब कुछ होने लगा जब से एनसीआर बना। नहीं, लेकिन अब ये लोग बढ़ाता जा रहा है, लेकिन कितना बार फैक्ट्री को उखाड़ेगा। पहले दिल्ली से उखाड़ के फेंका, फिर बेचारा किसी तरह वो लोग नोएडा में लगाया। आप कह रहे हैं ना नोएडा नहीं, चलो और आगे चलो, तो कुछ दिन में गुस्सा हो जाकर हम पाकिस्तानी चले जाते हैं, छोड़ो अब। लेकिन जिस हिसाब से गाजियाबाद के बाद या गाजियाबाद में ही फैक्ट्री सब हो गया है, वो दिल्ली के लिए ठीक नहीं है। नहीं तो सुनिए, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया बन चुका है, लेकिन हालात बहुत ख़राब है। अच्छा, अगर आप पहले से वहाँ चल रहे थे तो मालूम चला, जैसे में पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर हुआ तो नया अब आएगा तो पूछ के आएगा। लेकिन जो पहले से चल रहा था सो उसको 3 महीने का टाइम दिया और उसको कहा गया, क्या कहा गया कि तुम भी अब एप्लीकेशन लगाओ, हम पहले चेक करेंगे कि तुम पॉल्यूशन फैलाने वाले तो नहीं हो। अगर तुम पॉल्यूशन फैलाने वाले नहीं हो तो तुमको रहने देंगे, लेकिन अगर तुम पॉल्यूशन फैलाने वाले निकले तो तुमको कहेंगे फैक्ट्री लेके जाओ यहाँ से। और उसी समय बहुत सारी फैक्ट्रीज को दिल्ली से बाहर किया गया था। और ऐसे अब बहुत सारे एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया घोषित किए जा रहे होंगे। नोएडा में तो पूरा फैक्ट्री भरा हुआ है, गुड़गांव में तो पूरा भरा हुआ है, नहीं भरा हुआ है। आइए, अच्छा फिर वही बात, 4 महीने का टाइम लेता है वो लोग। कितने महीने का? वो आपको हो सकता है कंसेंट दे दे, रिजेक्ट भी कर सकता है और कंसेंट भी दे सकता है। पर अगर कंसेंट दिया तो क्या वो कंडीशन लगा सकता है? क्या क्या कंडीशन लगा सकता है कि भाई कंट्रोल इक्विपमेंट लगाओ, मेरे पसंद का क्या लगाओ, कंट्रोल इक्विपमेंट, तभी हम तुम्हें यहाँ रहने देंगे, नहीं तो नहीं रहने देंगे। दूसरा, तुम्हारा कोई एग्जिस्टिंग कंट्रोल इक्विपमेंट पहले से लगाया हो तो उसको चेंज करो, रिप्लेस करो, मतलब उससे कुछ पार्ट वार्ट क्या करो, रिप्लेस। या तीसरा, जो भी तुम्हारे यहाँ कंट्रोल इक्विपमेंट है, चाहे तुम नया लगाए हो या पहले से है, तो तुम उसको हमेशा गुड रनिंग कंडीशन में रखो। कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है? सुनो, ये जैसे एक चिमनी है ना, चिमनी ये हाइट पर है तो यहाँ से हवा निकलना चाहिए, यहाँ से फूटा हुआ इधर से हवा निकल रहा है, गुड कंडीशन में है। अरे समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ? तो क्या इसको रिपेयर कराने की जरूरत है? बताइए, यहाँ से हवा निकलना, बताओ, अजीब नहीं हो रहा है यार? चिमनी बनाने का फायदा क्या हुआ? फिर बोला जहाँ जहाँ हम बोले क्या लगाओ, चिमनी लगाओ। और भी कुछ कंडीशंस हैं जो वो बता सकते हैं। ये सारे कंडीशन के बाद ही वो आपको क्या देंगे, बोलो? आपको कंसेंट देंगे, अदरवाइज वो कंसेंट देंगे नहीं। चलो, नॉइज पॉल्यूशन क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ये भी एयर में ही आता है, क्योंकि नॉइज एयर में ट्रैवल करता है। मालूम है आपको साउंड कहाँ ट्रैवल करता है? एयर में। साउंड जो है एयर में ट्रैवल करता है। बताओ तो साउंड का स्पीड ज़्यादा होता है कि लाइट का? इसलिए कभी कभी देखा होगा पटाखे दूर फूटते हैं तो पटाखे का लाइट पहले नजर आ जाता है, आवाज़ कुछ देर के बाद आ रहा हूँ। ऐसा देखा है कभी तुम लोगों ने? तो याद रखना, चाहे वो लाइट हो चाहे वो नॉइज हो, सब एयर में ट्रैवल करता है। कहाँ ट्रैवल करता है? एटमॉस्फेयर में रहता होगा ना वो लोग। तो सुनिए, तो नॉइज पॉल्यूशन को भी किस में लेके चलता है ये लोग? एयर पॉल्यूशन। अच्छा, नॉइज जो है क्या, देखो, एक होता है साउंड, एक होता है नॉइज, दोनों में डिफरेंस है। किसी बच्चे को उठा के क्वेश्चन पूछा मैंने, बच्चा आंसर दे रहा है, वो साउंड है। और बच्चा बात ये मुंह कर रहा है क्लास में, वो क्या है? नॉइज है। नहीं है, क्योंकि आपस में बच्चों का बात करना अनवांटेड है मेरे लिए। तो याद रखना, अनवांटेड साउंड रहेगा, दैट बिकम्स द नॉइज। अच्छा, अनवांटेड क्यों है? क्योंकि जो हम चाहते हैं ऐसा म्यूजिकल क्वालिटी उसमें नहीं है। जैसे कहीं पार्टी फंक्शन हुआ तो वहाँ पे खूब जोर जोर से लाउड स्पीकर चलाते हैं, तो हमें अच्छा लग रहा होता तो हमारे लिए वो नॉइज पॉल्यूशन नहीं है, पर किसी के लिए तो नॉइज पॉल्यूशन है वो जो पढ़ रहा है कि नहीं? चलिए, अब जरा ध्यान से सुनिए। तो नॉइज पॉल्यूशन तब है जब उसका साउंड हमारे लिए क्या बन जाता है? अनडिजायरेबल। डिजायरेबल है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब हम लोग इवन घर में भी जैसे किसी से बात कर रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन मैं किसी काम में लगा हुआ हूँ, कोई कुछ भी बोले तो गुस्सा आता है, नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? लोग डांट देते हैं। तो वही वाली बात है। इंपॉर्टेंट ये है कि अब वो आपके लिए नॉइज तब बनेगा जब वो आपको अभी उस समय पसंद नहीं आ रहा।
पसंद आ रहा था तो कोई बात नहीं, तो दुकान के आप पास आके कोई बोले तो अच्छा लगता है, नहीं पसंद आया तो दूर से भी कोई बुला ले तो गुस्सा आ जाता है, नहीं। आइए, तो एक लॉ बनाया गया है, उस लॉ का नाम बोलो। अब सुनिए इसमें क्या क्या कहा गया है। हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोर्ट, इन तीनों को क्या बनाया गया है, साइलेंस एरिया जोन। और इसके 100 मीटर के रेडियस में, इससे 100 मीटर के रेडियस तक वो क्या होता है, साइलेंस एरिया जोन। आपको मालूम होगा हॉस्पिटल के सामने हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, पर दिल्ली में कोई नहीं मानता है इसको। आप RML हॉस्पिटल के सामने निकलिए, वहाँ तो रोड ही है, पौ पा पी पी होता ही रहता है। हाँ, कोर्ट के सामने भी, कोर्ट के सामने तो और करता है, क्योंकि वहाँ वकील सब घूमता रहता है तो और। अच्छा, स्कूल के सामने नहीं बजाना चाहिए, लेकिन देखिए स्कूल में छुट्टी हो गई उसके बाद देखिए आप, है कि नहीं। तो ये सब क्या माना गया है, साइलेंस एरिया जोन। साइलेंस एरिया जोन के कितने रेडियस में, 100 मीटर के रेडियस में आपको क्या नहीं करना है, हॉर्न वॉर्न नहीं बजाना है। और सुनिए, 10 बजे रात के बाद सुबह 6 बजे तक आपको लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं बजाना है। होता है एकदम उल्टा है, रिवर्स है, 10 बजे के बाद ही शुरू होता है। तुमने देखा है? अच्छा, वो जो होता है गलियों में क्या करते हैं, जगराता, जागरण, जागरण तुमने देखा होगा 10 बजे के बाद ही शुरू होता है कहानी। आप बताइए, हाँ ये गलत बात है कि नहीं गलत बात है? मतलब लॉ क्या कह रहा है भाई, उसको उल्टा समझ लिया है सब। नहीं, आप देखिएगा रात 10 बजे के बाद ही जब सब लोग घर वर पे नहीं आ जाते हैं तब शुरू होते हैं। अब बताइए, ठीक है भाई, भगवान सिर्फ आप ही के नहीं है, हमारे भी हैं। पर मैंने ये दिल्ली में जगह गलत है, लेकिन मेरा मानना, प्लीज मतलब आप इसको रिलीजियस मत लीजिए, है कि नहीं। शांति से भी तो हो सकता है, पूरा दम लगा देता है, बाप रे बाप, है ना। एक दिन तुम लोग का कोई क्लास लेना था मुझे, नाइट क्लास या कुछ लेना था, तो उस दिन मैं ना 7 बजे से था, एक दिन 7 बजे वाला कुछ था ना, नहीं टेस्ट था। मैं पहले घर पे गया, घर से टेस्ट लेना था, बस घर पे गया तो मैं नीचे पूरी औरतें, 50 औरत, अब 50 औरत नीचे के फ्लोर पर शुरू हो गई। और वो लोग रात 9-10 बजे तक चलते होते हैं, और जो आवाज़ आ रही है भाई, कुछ अच्छा आवाज़ आए, थोड़ा अच्छा लगे तो आदमी सो जाए। अब 50 औरतों में किसका आवाज़ कैसा है भाई, क्या पता। और उसके बाद जो है मैं फिर वहाँ से भागता हुआ अपने छोटे वाले ऑफिस में आया, और छोटे वाले ऑफिस से मैं यूट्यूब लाइव हुआ, और तब तुम लोग का टेस्ट लिया, अभी तुरंत JIGL का जो टेस्ट हुआ था। आप देखिए हालात, तो क्या किसको समझाऊं नॉइज पोल्यूशन, 50 को समझाने जाऊंगा तो फिर मेरी आवाज़ नहीं निकल पाएगी। आइए अगला। अच्छा, लेकिन एक केस में हो सकता है, 10 बजे के बाद रात में गेट बंद करके टीवी देख रहे हैं जोर से, या लोग पार्टी वार्टी सैटरडे नाइट को ज़्यादातर मैं देखता हूँ लोग करते हैं, तो लेकिन गेट वेट बंद करके, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट नहीं, ज़्यादातर सैटरडे होता है। अभी फ्राइडे का कल्चर यहाँ थोड़ा कम है ना, जिस दिन सैटरडे संडे छुट्टी हो जाएगा उस दिन फ्राइडे का मतलब हुआ। तो सैटरडे नाइट में आप बंद कर लिए, गेट बंद कर लिया, आवाज़ बाहर नहीं जा रही, उसके बाद आप अंदर में चाहे जो करो, लेकिन आवाज़ बाहर जा रही है तो फिर गलत हो गया। तो गेट वेट बंद करके आप टीवी देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दिल्ली में तो हद है, तुमको अपना टीवी चलाने की जरूरत ही नहीं है, बगल वाले का पूरा आवाज़ आता है, प्रॉपर आवाज़ आता है। तो इन लोगों को समझना चाहिए, लोग समझते नहीं है। और सुनो, और भी क्या क्या है, अगर आपने क्या क्या बजाया जरा देखो तो, एम्पलीफायर बजाया, और बोलो, है ना, ये जो ढोलक नहीं बजाते हैं, दिल्ली में ढोलक बजाने का कुछ है, बच्चा का जन्म हुआ टन टन ढोलक, अरे यार नॉर्मल फेनोमेना है ना, क्या हो गया, क्या जरूरी है ढोलक बजा के सबको बताना। लोग ढोलक, हर बात पे ढोलक बजाने लगते हैं, तो भाई ये ठीक नहीं है। चलिए आइए अगला। हाँ, एयर वाला हो गया, और कौन वाला हो गया, वाटर वाला। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है तुम्हें, पहले इस एक्ट का नाम बोल दो एक बार। D2H वाले बच्चे जवाब दो, जल्दी बोलो। एक बात बताइए, क्या लगता है तुम्हें, सिर्फ पॉल्यूशन वाटर और एयर वाला ही होता है या बहुत सारे? तो सुनो, अब हर पे तो लॉ बनाने से रहा ये लोग, हर पे कैसे लॉ बनाएगा यार, एटमॉस्फेयर में 1 लाख चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आज से पता भी नहीं चल पाई हैं, है कि नहीं। तो सुनो, तो इन्होंने क्या किया, फिर तीसरे नंबर पे क्या किया, बहुत हो गया यार, वाटर और एयर चलो मेन चीज़ है, बाकी पर एक कॉमन लॉ बना दो, बाकी पर क्या बना दो, एक कॉमन। तो जो वाटर एयर से बच गया उसके लिए कौन सा लॉ हो गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो एक काम करो, पहले इसको पढ़ो।
तो क्या ये एक जनरल लेजिस्लेशन है, मतलब वाटर एयर को छोड़ के जितनी चीजें बच गए उसको पकड़ेगा ये? चलिए इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव बताओ। पहला ऑब्जेक्टिव ये है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, नंबर 1 प्रोटेक्शन, दूसरा इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, और तीसरा हम अपने ह्यूमन बीइंग, लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट प्रॉपर्टी, वही फ्लोरा एंड फौना को किससे बचाएंगे? हजार्ड्स। हजार्ड समझते हो? हजार्ड्स का मतलब खतरनाक चीजें। आइए इस एक्ट के अंदर क्या क्या कहा जाता है इसको, ऑक्यूपायर को बोलो, ड्यूटी ऑफ ऑक्यूपायर बोलते जाओ। इस एक्ट के अंदर जानते हो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं है। इस एक्ट के अंदर मेन अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सुनिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डायरेक्शन दे उसको मानो। डायरेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, क्लोजर का, प्रोहिबिशन का, रेगुलेशन का, स्टॉपेज का, इलेक्ट्रिसिटी रोक देगा, तुम्हारा वाटर रोक देगा। अगर पता चलेगा ना उसको तुम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन फैला रहे हो, तुम्हारा बंद करवा सकता है। क्यों? अभी हुआ नहीं वो 2 बिल्डिंग जो गिरा, ट्विन टावर गिरा दिया ना। अच्छा तुमको ऐसा लगा तो सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए था, है ना। आइए अगला, चलो देखो इधर। अब सुप्रीम कोर्ट सबको ना मैं बोलूँगा कि देखिए कुछ भी करिए ना, एक बार मेरे इंस्टीट्यूट में आके मेरे बच्चों सबसे पूछ लीजिए, वो सबके पास अच्छे अच्छे वो क्या होते हैं, सजेशंस होते हैं, बस वो अपने एग्जाम में नहीं लिखता है ना। सजेशन में नंबर 1। अरे अब ये क्या हो गया यार, नहीं चलेगा चलेगा। सब कितना खुश हुआ था किसी तरह खराब हो जाए। एक्चुअली ना नॉर्मल छुट्टी का मज़ा नहीं है, मज़ा ऐसी छुट्टियों का होता है जो एकाएक कुछ ये सब होने की वजह से मिले, है ना। टेक्निकल एरर, यस यस, टेक्निकल एरर का तो अपना ही मजा, पर होने दूंगा नहीं मैं ऐसा। आइए अच्छा सुनो, कुछ स्टैंडर्ड बताऊंगा, उससे ज़्यादा एमिशन कर पाओगे क्या? डिस्चार्ज कर पाओगे क्या? उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा तुम्हारे यहाँ कुछ एक्सीडेंटल चीज़ हो गया, अनफोर्सिन इवेंट हो गया, तुरंत बताओगे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर जा रहे हैं तो बोलो, एंट्री अलाउ करोगे? उसके बाद सैंपल लेना चाहते हैं वो, और क्या एक इन्वायरमेंटल स्टेटमेंट भेजना पड़ेगा तुमको एसपीसीबी के पास। ऐसे सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है, बस ये काम कौन देखेगा? एसपीसीबी। और फिर वही बात, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, MOEF मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट से क्या लेना पड़ेगा? इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। अगर न्यू प्रोजेक्ट लगा रहे हो या पुराने का ही मॉडर्नाइजेशन कर रहे हो या पुराने का ही एक्सपेंशन कर रहे हो। आइए डेफिनेशन, सबसे पहला डेफिनेशन किसका आ रहा है जल्दी बताओ? इन्वायरमेंट। क्या लगता है तुम्हें इन्वायरमेंट का क्या डेफिनेशन होना चाहिए? आज सर जो बुक में लिखा हुआ है? देखिए इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं आज तक पता नहीं चल पाया, इसलिए इन्वायरमेंट का डेफिनेशन इंक्लूसिव दिया। कहेगा सर हर जगह बॉक्स बना दिए हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है ना। इन्वायरमेंट का मतलब सुनो, वाटर, एयर, लैंड, ये तो 3 चीज मेन हो गई। बोलो तो क्या क्या दिखता है इन्वायरमेंट में मोटे मोटे तौर पे? वाटर, एयर और लैंड। लेकिन इसके बाद भी बहुत कुछ है। क्या लिखा है? एंड द इंटर रिलेशनशिप, जो कि इनके बीच में है, वाटर, एयर और लैंड, ह्यूमन बीइंग, लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रॉपर्टी, इन टोटल घूम फिर के फ्लोरा एंड फौना एंड इवन नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो प्रॉपर्टी। सारी चीजों को मिला के क्या बनाया जाता है? इन्वायरमेंट। क्या बनाया जाता है? इन्वायरमेंट। चलिए इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट, तो सुनो फिर वही सेम, तुम्हारा इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी सॉलिड, कोई भी लिक्विड, कोई भी गैसेस सब्सटेंस इतना ज़्यादा है या इतना कम है, ये ना, या तो इतना कम है या इतना ज़्यादा है, जो से वो इन्वायरमेंट क्या हो जा रहा है? इंजूरियस। किसके लिए? मतलब इन्वायरमेंट के लिए। मतलब इन्वायरमेंट के लिए हो तो हम लोग के लिए हो गए, हम लोग इन्वायरमेंट में तो रहते हैं। अच्छा कब माना जाएगा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया? अगर इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट मिल गया तुमको कहाँ? इन्वायरमेंट में, इट मीन्स द इन्वायरमेंट इज पॉल्यूटेड। चलो आ जाओ भाई, अब फिर लिखना पड़ेगा वही लाइन। क्या लिखोगे? इनिशिएटिव, सीधा ऐसे रखो, रुको ऐसे नहीं, रुको रुको, इतना लंबा क्या लिखोगे, बस यही लिख दो। इनिशिएटिव टेकन टू, बस हो जाएगा इससे। इनिशिएटिव टेकन टू लिख दो, हो गया ना, प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इनिशिएटिव टेकन टू, इनिशिएटिव टेकन टू। चलो आ जाओ भाई, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए जरा देखो तो। पहला हेडिंग बोलो। चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखिएगा, जैसे क्वालिटी ऑफ एयर कैसा है वहाँ पे,
कितना इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट हो सकता है वहाँ पे, कितना डिस्चार्ज हो सकता है, कितना इमिशन हो सकता है, उस सबको देखते हुए क्या कुछ लोकेशन प्रोहिबिट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती। जैसे तुमने सुना होगा रेजिडेंशियल इलाके में नहीं लगाई जा सकती, मालूम है, तो वो आपको बता सकता है। अगला, अगर आप सेटिंग अप ऑफ करना चाहते हो नए को या पुराने को क्या करना चाहते हो, मॉडर्नाइज और एक्सपेंशन, तो याद रखना पहले आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से। बिना स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्वायरमेंट क्लियरेंस के आप कोई भी काम नहीं करेंगे। चलो अब सुनो, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना ना तुम लोग को, तो एप्लीकेशन लगाओ। एप्लीकेशन के साथ 2 अटैचमेंट जाएगा। नंबर 1 अटैचमेंट बोलो, इसको बोलते हैं EIS। दूसरा अटैचमेंट बोलो, मतलब इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का मतलब हुआ कि अगर हमारा फैक्ट्री लगा तो इससे इन्वायरमेंट पर क्या इंपैक्ट होगा। और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान का मतलब हमने इस रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या क्या प्लान बनाया है। जैसे सर हमारे यहाँ से स्मोक निकलेगा, पर सर स्मोक के लिए हमने ना इतने मीटर का क्या लगाया है, चिमनी। तो चिमनी आ गया मैनेजमेंट प्लान में, और इम्पैक्ट में क्या आ गया, एयर पोल्यूशन। ये सर हमारे फैक्ट्री लगने से क्या होगा, एयर पोल्यूशन। पर एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए हमने क्या सोचा है, बोलो। तो ये 2 डॉक्यूमेंट अगर अच्छे से बना लोगे तो आराम से क्लियरेंस मिल जाएगा। लेकिन ये डॉक्यूमेंट अच्छे से नहीं बना तो क्लियरेंस मिलेगा नहीं। तो मैंने बता ही दिया था, याद रखिएगा जो क्लियरेंस आपको मिलेगा किसको देख के, ये नंबर 1 और नंबर 2। अब आ जाओ, ये एग्जाम में बहुत आता है, इन्वायरमेंटल ऑडिट 5 स्टार रेटिंग। इसको भी मैंने इस बार छोटे छोटे बॉक्सेस में डाल दिया है ना। नहीं तुम लोग में देखो तो कोई बात नहीं, तो 1 2 3 कर लेना। सबसे पहले बताइए ये कहाँ बताया गया है, रूल 14 ऑफ, कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडस्ट्री ऑफ चला रहा है और अगर उस पर्सन को कंसेंट लेना है इन 3 एक्ट में, 2 तो एक्ट है, तीसरा रूल है। देख लो दोनों एक्ट का नाम बोले तो वाटर पोल्यूशन एक्ट है, दूसरा एयर पोल्यूशन एक्ट है, और तीसरा रूल का नाम बोलो। मिला, मतलब ये तीन लॉ तुम पर लग रहा है, ये 3 लॉ तुम पर लग रहा है, तो याद रखना तुमको ऑडिट कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, इन्वायरमेंट ऑडिट करा के उसका रिपोर्ट कौन से फॉर्मेट पे, फॉर्म 5 में। क्या ये ईयरली होगा, और कब तक दे देना है, और किसके पास जमा करना है, तो याद हो गया। बोलो क्या क्या, जिन जिन इंडस्ट्री के ऊपर ये 3 लॉ लग रहा है, 3 लॉ में से 2 एक्ट है, एक वाटर एक्ट है, दूसरा कौन है एयर एक्ट है, और एक कौन है, रूल है ना। तो याद रखिएगा आपको हर साल क्या करवाना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल ऑडिट, और उसका ऑडिट रिपोर्ट कौन से फॉर्मेट पे, कब तक सौंप देना है, अरे 15 मई तक, 15 मई तक सौंपना है ना। साल खत्म होने के बाद ही करोगे ना, तो अप्रैल हो गया और मई हो गया, तो लगभग कितना दिन हो गया तुम्हारा, 45 है। 45 डेज में ये ऑडिट रिपोर्ट किसको सौंप देना है, SPCB को, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए मैंने इस बार इसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दिया जिससे तुमको याद रहे। चलिए तीसरे नंबर पे, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि तुम्हारे यहाँ कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं तो पहले वो सैंपल लेगा, तो क्या वो सैंपल ले सकता है। एफ्लुएंट का मतलब कूड़ा करकट, कूड़ा करकट मतलब जो भी चीज़ उठा के ले जाना चाहे वो ले जा सकता है। कैसे लेगा जल्दी बताओ। जब भी वो सैंपल लेने आएगा पहले तुमको क्या देगा, वो नोटिस, है ना। तो यहाँ लिख लो प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग, ये एग्जाम में ये भी आता है, प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग। ये जब भी वो सैंपल लेने आएगा उनका प्रोसेस क्या होगा, लिखा प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग। आ जाओ, सबसे पहले वो आपको क्या देगा, नोटिस। नोटिस देने के बाद जब वो लेगा सैंपल तो किसके पर्जेंस में लेगा, नहीं तो ऐसे तो बाद में क्या बोलेगा, ये तो हमारा है ही नहीं, है ना। तीसरा, सैंपल कंटेनर में ले लिया जाएगा, अरे कंटेनर में लेगा ना, क्या हाथ में चुल्लू भर लेके जाएगा वो, है कंटेनर में लेगा। अच्छा, कंटेनर को मार्क किया जाएगा, सील किया जाएगा, और दोनों से साइन कराया जाएगा। कौन दोनों से, ऑक्यूपायर भी साइन करेगा, और नहीं एजेंट नहीं, ऑक्यूपायर भी साइन करेगा, और जो सैंपल लेने आया वो भी साइन करेगा। जिससे क्या होगा, अरे ऑक्यूपायर या हीज एजेंट एक ही ना हुआ,
या तो ऑक्यूपायर होगा या उसका एजेंट होगा, दोनों थोड़ी होगा यार। तो सैंपल लेने वाला और सैंपल देने वाला, इन दोनों का साइन होगा, जिससे कि हम बता दें कि इसी कंटेनर में आपका सैंपल रखा हुआ है। बाद में ये मत बोलना कि हमने सैंपल बदल दिया है। अगला, तुरंत कहाँ भेजा जाएगा वो सैंपल? वहाँ पर चेकिंग होगा, क्या बनेगा? रिपोर्ट, और रिपोर्ट का एक कॉपी भेज दिया जाएगा किसको? ऑक्यूपायर को, कि देखो तुम्हारे रिपोर्ट में ये सब निकला है। अगर पॉल्यूटेंट निकला है तो फिर भाई कार्रवाई होगी, ये ना। नहीं निकला है तो कोई बात नहीं। चलो अब बताओ, लेबोरेटरी के बारे में बात करें, बोलो जल्दी से। इस पर 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट आता है। याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या बना सकता है? लेबोरेटरी बना सकता है, या पहले से कोई चल रहा है लेबोरेटरी, उसी को क्या कर सकता है? रिकॉग्नाइज कर सकता है। ठीक, तो पहले से कोई लेबोरेटरी चल रहा तो उसी को रिकॉग्नाइज कर दिया, या कोई नया लेबोरेटरी बनवाया। अब सुनिए, इनका क्या क्या काम होगा? क्या ये मैथड्स बनाएंगे, स्टैंडर्ड मैथड फॉर सैम्पलिंग, बोलो, एंड एनालिसिस। सैंपल कैसे उठाया जाएगा, उसका एनालिसिस कैसे होगा, उसका क्या बनाएंगे? स्टैंडर्ड। उसके बाद जो भी सैंपल इनको भेजा गया उसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया तो इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजते रहेंगे अपना पीरियोडिकल रिपोर्ट कि हम इस 3 महीने में कहाँ कहाँ सैम्पलिंग किए, क्या क्या किए, और सच अदर फंक्शन जो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बताया जाएगा। तो ये सारा काम किसको करना है? इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज को, है ना। चलो अब आ गया पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। रिमेनिंग पेज तो सब ऐसे गिन रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया। क्या बहुत ज़्यादा है कि कम है? अच्छा, जो स्टार्ट हुआ वो ख़त्म भी होता है, मालूम है? इसके बाद रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी है। अरे वो तो क्या ही है, जब तो तुम लोग बैग में रखोगे ना बुक खत्म कर दूंगा। आइए, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, सुन लो, ये बहुत जरूरी है। ये भोपाल गैस ट्रेजिडी के, बताओ तो भोपाल गैस ट्रेजिडी कब हुआ था? एक बार देखो, गूगल करके देखो कब हुआ था। 84 में हुआ था। देखो तो भोपाल गैस ट्रेजिडी लिखो तो। वो कोई बात नहीं, अभी कोई बच्चा देख रहा है। अरे तुम लोग भोपाल गैस ट्रेजिडी देख रहे हो या तुम्हारा व्हाट्सएप पे ट्रेजिडी हो गया है? 1984 ना। ये कब का एक्ट है? तो सुनिए, ये भोपाल गैस ट्रेजिडी से सीख लेते हुए, क्या लेते हुए? सीख लेते हुए ये एक्ट पास किया गया है ना। अब सुन लीजिएगा अच्छे से, तो कहीं लिख लो भोपाल गैस ट्रेजिडी 1984। भोपाल गैस ट्रेजिडी 1984। अब सुनो, इधर देखो, ये बहुत जरूरी है, अभी कॉन्सेप्ट समझना अच्छे से। बस 5 मिनट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं रहेगा। देखो इधर देखो, सारे बच्चे इधर देखो। भोपाल गैस ट्रेजिडी में क्या हुआ था? सुनिए, नहीं गैस लिख तो हुआ था, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। उसमें ऑक्यूपायर से पूछा हमने, सुनो पहले, किससे पूछा हमने? ऑक्यूपायर से हमने पूछा क्या हुआ, क्या हो गया? अरे क्या हो गया? फैन चलाना है? अच्छा, इधर एसी चल रहा है, इधर आके बैठ। एकदम एसी के नीचे बैठना। हाँ, अच्छा चलो ठीक है। अरे इधर सुनो। भोपाल गैस ट्रेजिडी, भोपाल गैस ट्रेजिडी 1984 में हुआ। अब इधर देखो, शांत एकदम। सुनो क्या हुआ, हमने ऑक्यूपायर से पूछा कि भाई तुम्हारी गलती है? बोला सर मेरी गलती तो नहीं, हम जानबूझ के ऐसा थोड़ी करेंगे। गवर्नमेंट से पूछा आपकी गलती, हमारी क्या गलती है? हम क्या किए भाई? गवर्नमेंट मना कर रहा है, ऑक्यूपायर मना कर रहा है, तो भाई तुम सब मना कर रहे हो, आई जो पब्लिक में लोग मर गए उसका क्या? पब्लिक में जो लोग मर गए, अच्छा सिर्फ मर ही गए या बताया था तुम लोग को क्या क्या नहीं हुआ? पूरा उनका जीन ही चेंज हो गया। और आज भी कुछ जगहों पे बच्चे हैंडीकैप्ड पैदा हो रहे हैं। अब आप सोचिए कितना बुरा है। तो इसकी लायबिलिटी कौन लेगा भाई? ये जो पब्लिक के प्रति लायबिलिटी बनती है, कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है।
तो इन्होंने सुनो क्या दिमाग लगाया, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, समझना अच्छे से सुनिए। अगर आप कोई भी ऐसा इस्टेब्लिशमेंट लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, कोई भी ऐसा इस्टेब्लिशमेंट लगा रहे हैं जिसके अंदर हजार्डस सब्सटेंस का, किसका, हजार्डस सब्सटेंस का क्या होना है, हैंडलिंग, क्या होना है, हैंडलिंग ऑफ हजार्डस सब्सटेंस। तो सुन लीजिएगा, बस इतना ही हमको जानना था। आप ऐसा करेंगे यू आर एब्सोल्युटली लायबल, है ना, दैट एंड दैट एस्टैब्लिशमेंट इज एब्सोल्युटली लायबल। जानते हो एब्सोल्यूट लायबिलिटी, बोलो, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट, लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट, मतलब हम तुमसे पूछने नहीं आएंगे कि तुम्हारी गलती है या नहीं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिए आप, देखो अब तुमको करना क्या है। अब करना आपको कुछ नहीं, देखिए हम जानते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट, आप भी बिजनेस ही कर रहे हैं, आप नहीं चाहेंगे ऐसा कुछ हो, कौन चाहेगा ऐसा कुछ हो, लेकिन हम क्या करेंगे भाई, पब्लिक को तो कंपनसेशन देना पड़ेगा, पब्लिक के साथ बुरा होगा तो एक काम करवाएगा तुमसे। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, इस इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाएगा कि सो एज टू एंश्योर योर एब्सोल्यूट लायबिलिटी टुवर्ड्स पब्लिक, आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेना है। क्या लेना है, इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या क्या करना उनको, टेक एन इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। किससे लेंगे आप, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, उससे लेंगे आप, ठीक। अब इससे क्या होगा कि जहां आपकी पब्लिक लायबिलिटी अराइज हुई, क्या हो गया, पब्लिक लायबिलिटी अराइजेस, पब्लिक लायबिलिटी अराइजेस, तो आपको चिंता नहीं करना है, पब्लिक को सारा कंपनसेशन कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी। पब्लिक को सारा का सारा पैसा कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी। तो इससे आपको उस समय कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप पहले से इंश्योरेंस लेके बैठे रहोगे। नहीं समझ में आया तो सुनिए, अगर आप कोई भी हजार्डस, कौन वाला, हजार्डस सब्सटेंस वाला, कौन वाला, हजार्डस सब्सटेंस वाला, ठीक है, हजार्डस सब्सटेंस वाला कोई अगर स्टैब्लिशमेंट खोल रहे हो, तो आपको मालूम है कि जिस दिन हजार्डस चीज़ निकला बहुत लोग मारे जाएंगे। तो हजार्डस सब्सटेंस में डील करना ही इवेंट हो गया कि अब आप भाई आप लायबल हैं, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो एब्सोल्यूट लायबल होते हुए ही आपको क्या ले लेना है, इंश्योरेंस ले लेना है किसी इंश्योरेंस कंपनी से, कि अगर खुदा न खास्ते कभी पब्लिक के प्रति हमारी लायबिलिटी अराइज हुई तो तुम पर भार ना आए, वो किसके ऊपर जाए, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर जाए। तो इसमें किसी को दुख नहीं होगा। फिर जैसे एक्सीडेंट हुआ, लायबिलिटी अराइज हुआ, लायबिलिटी का सारा पैसा कैलकुलेट होगा कि कितना कंपनसेशन देना है, कंपनसेशन देगा कौन, इंश्योरेंस कंपनी। तो इसमें जो ऑक्यूपायर है उसको कोई दिक्कत होगा नहीं। अब बोलोगे सर इंश्योरेंस कंपनी को तो दिक्कत होगा, क्यों, वो नहीं, प्रीमियम नहीं लेता था वो। इंश्योरेंस कंपनी का तो काम ही ये है कि रिस्क को इंश्योर करना, रिस्क को क्या करना, इंश्योर करना, यही काम है कि नहीं काम है। तो देख रहे हो ये कितना अच्छा दिमाग लगाया है लोग, बात समझ में आ रहा है। तो इससे ना हम मतलब हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन कंपनसेशन देगा, किससे गलती हुई हम बाद में देखेंगे, कहीं और देखेंगे, लेकिन कम से कम पब्लिक को क्या मिल जाएगा, तुरंत कंपनसेशन। नहीं समझ में आया, याद रहेगा। तो इसको उतारना तो उतारो, इसको कैसे कैसे उतारोगे बताओ। स्टेप नंबर क्या क्या रहेगा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6। सारी कंपनी को लेना पड़ता है या सिर्फ हजार्डस वाले को, सिर्फ हजार्डस वाले को ना, सबको क्यों लेना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं कोचिंग चलाता हूं तो इसमें कौन सा हजार्डस हो जाएगा, हाँ वही हजार्डस, वही लिखा मैंने। कोई भी स्टैब्लिशमेंट जिसमें क्या हो रही है, हैंडलिंग ऑफ, सेम उन्हीं के ऊपर लगेगा ना। तो स्टैब्लिशमेंट हैंडलिंग ऑफ क्या हो रहा है वहां पे, हजार्डस सब्सटेंस। तो याद रखिएगा दैट एस्टैब्लिशमेंट इज एब्सोल्युटली हैज अ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जिसका मतलब लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट। और उनको तुरंत क्या कर लेना है, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेना, किससे, इंश्योरेंस कंपनी से। अगर कभी पब्लिक लायबिलिटी अराइज हुई तो पब्लिक को कंपनसेशन कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी।
तो कम से कम पब्लिक को तुरंत क्या मिल जाएगा, कंपनसेशन मिल जाएगा। अब देखो किसी की मृत्यु हो गई तो इंसान को वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम तुरंत पैसा पहुंचा दे तो कम से कम हल्का रिलीफ तो हो ही जाएगा। और देखते नहीं भोपाल गैस ट्रेजिडी में आज तक कंपनसेशन नहीं मिला बहुत लोगों को, लेकिन अगर उस समय ये एक्ट आया होता तो इंश्योरेंस कंपनी कब का क्या दे चुकी होती, कंपनसेशन। तो इन्होंने क्या किया भाई, भोपाल गैस ट्रेजिडी में जो हुआ उससे सबक लेते हुए एक्ट बना दिया। समझ में आ गया, इस कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम्हें पहले, ठीक है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो हैंडलिंग कर रहा है क्या चीज का, हैजार्डस सब्सटेंस का, हैजार्डस सब्सटेंस की हैंडलिंग करते ही आपको इंश्योरेंस ले लेना है। क्या लेना है, इंश्योरेंस, कि अगर कभी बाद में एक्सीडेंट हुआ तो उस एक्सीडेंट के अंदर अगर पब्लिक लायबिलिटी अराइज हुई तो उस पब्लिक लायबिलिटी को पहले से इंश्योरेंस करा के रखना, इंश्योरेंस कंपनी तुरंत क्या दे देगी, कंपनसेशन। कोई दिक्कत? अब लाइन बाय लाइन पर हो तो चलो, जो ओपनिंग लाइन है, तो इमीडिएट रिलीफ देना ये ऑब्जेक्टिव है। और इमीडिएट कैसे मिलेगा, कंपनी को बोलोगे, कंपनी तो देने से रहे, कंपनी क्या बोलेगी, पहले लाइबल करो हमको, पहले गलती खोजो मेरे में, कहा ये सब बाद में देखेंगे, पहले इंश्योरेंस कंपनी से क्या दिलवाओ, पैसा। कहां लिखा हुआ बताओ, इसको अच्छे से पढ़ो तो पहले, पूरा पढ़ो पूरा पढ़ो पूरा पढ़ो। The Public Liability Insurance Act was enacted for the purpose of providing immediate relief, किसको, पब्लिक को, affected by the accident। एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्योंकि hazardous substance की हैंडलिंग हो रही थी। ठीक, आगे चले, चलो सेलिएंट फीचर्स, सारा फीचर्स तो मैंने बता ही दिया है, फिर भी देखिए लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। आओ, क्या डेथ होता है, इंजरी होती है, प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, कौन से एक्सीडेंट से, जिस एक्सीडेंट में क्या था, हजार्डस सब्सटेंस, वहां पर हम नो फॉल्ट स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, ये ना प्रिंसिपल विदाउट लायबिलिटी, दैट इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी, दैट इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी। कौन गलत है ये देखना भी नहीं है हमें, सीधा लायबल, यू आर एब्सोल्यूटली लायबल। आइए, क्या ओनर को क्या लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा, 50 करोड़ और पेड अप कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ, मोर देन पेड अप कैपिटल बट लेस देन 50 करोड़। अगर पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा हो रहा है तो 50 करोड़, हाँ आना ही तो पेड अप कैपिटल। अच्छा 40 करोड़ पेड अप कैपिटल है तो 40 करोड़ से ज्यादा, 60 करोड़ है तो 50 करोड़, अरे पेड अप कैपिटल 60 करोड़ है तो 50 करोड़, लेकिन 42 करोड़ है तो पेड अप शेयर कैपिटल तो पूरा 42 करोड़, या उससे थोड़ा ज्यादा ही, उससे कम नहीं। समझ में आ गया, उतना का इंश्योरेंस लेना है, प्रीमियम थोड़ी इतना भरना पड़ता, प्रीमियम तो बहुत कम होता होगा। अगला, पेड अप कैपिटल में क्या क्या जोड़ोगे, ऑल एसेट्स एंड स्टॉक्स ऑन अ डेट ऑफ इंश्योरेंस। तो स्टॉक भी आपका क्या होता है, एसेट ही होता है, ठीक है। चलिए आगे चले। अच्छा एक बात बताइए, तो 50 करोड़ से काम चल जाएगा, मतलब मान लीजिए अगर 50 करोड़ वाला केस है, तो जैसे पेड अप शेयर कैपिटल 200 करोड़ था तो तुमने तो 50 करोड़ कर लिया होगा, तो बाकी से काम चल जाएगा कि कुछ एडिशनल अमाउंट आपको लाना पड़ेगा ओनर को, बोलो। और सुनिए, तो किस नाम से लिया जाएगा, उससे एनवायरमेंटल रिलीफ फंड के नाम से लिया जाएगा। उसके बाद फिर वही, कोई इन्फॉर्मेशन तुमसे मांगा गया तो देना पड़ेगा, कोई एंट्री कर इंस्पेक्शन करने आया है तो आपको अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद जो कोई झगड़ा उगड़ा हो गया, क्योंकि इसमें खूब होता है, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई एम्प्लॉय मर गया तो कंपनसेशन मांग रहा है, आप कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर कलेक्टर कौन होगा, अथॉरिटी, अगर उसने बोल दिया कंपनी को कि इतना पैसा तुम्हें देना है तो देना ही पड़ेगा, वही लिखा हुआ ना। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी डायरेक्शन देता है तो उसको मानना पड़ेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या डायरेक्शन दे सकता है भाई, आपको कह सकता है कि भाई तुमसे हजार्डस सब्सटेंस डील होने वाला नहीं है, बंद करो, या फिर वही तुम्हारा वाटर, पानी, बिजली काट देगा, मतलब तुम्हारे फैक्ट्री को रुकवा भी सकता है। चलिए, मेजर प्रोविजन, हेडिंग बोलो, क्या तुम्हें यहाँ रिलीफ देना ही पड़ेगा, और रिलीफ में क्या ये प्रूफ करने की जरूरत है कि तुम्हारी गलती है, नहीं, लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट, इसे क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। देखो ये लिखा हुआ ना। चलिए, तो वाइल हैंडलिंग एनी हजार्डस सब्सटेंस, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो यू आर एब्सोल्युटली लायबल, यू आर एब्सोल्युटली लायबल।
और मैंने बोल ही दिया था आपको, वो जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है उसको पहले से क्या करा के रखो, इंश्योरेंस करा के रखो। मतलब हजार्डस सब्सटेंस की हैंडलिंग शुरू करने से पहले ही क्या ले लो, इंश्योरेंस ले लो, उसके बाद ही। और मैंने ये पहले बता ही दिया है आपको कि आपका जो भी पेड अप शेयर कैपिटल है उससे ज़्यादा ही लेना है, हाँ, लेकिन कहाँ तक, 50 करोड़ तक। ऐसे तुम्हारा 50 करोड़ से ज़्यादा भी लेने का मन है तो ले सकते हो। आइए सुनो, तुम्हारे यहाँ एक्सीडेंट हो गया, मान लो वही गैस लीक हो गया, तो एक्सीडेंट हो गया वो, अरे गैस लीक करना ही तो एक्सीडेंट हुआ, तो तुरंत वहाँ कौन पहुँचेगा, कलेक्टर पहले वेरीफाई करेगा कि एक्सीडेंट हुआ भी है या नहीं। उसके बाद वो एप्लीकेशन इनवाइट करेगा लोगों से, क्या कि भाई जिनको जिनको इस एक्सीडेंट में क्या हुआ, इंजरी हुई है, कोई मर गया है, किसी को मतलब इंजरी हो गई है, तो आप जल्दी से हमारे पास आइए और एप्लीकेशन लिख के दीजिए कि इस तारीख को ये एक्सीडेंट हुआ था और आप वहीं पर आसपास से, आपके प्रॉपर्टी को या आपको या आपके घर वाले को कोई नुकसान हुआ तो बताइए। ठीक है, लोग एप्लीकेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे, क्या मांगेंगे, बोलो, रिलीफ। अच्छा, एप्लीकेशन कौन कौन लोग लगा सकता है ये बताओ, जिसको क्या हुई है, इंजरी, जिसके प्रॉपर्टी को क्या हुआ है, डैमेज, कोई मर गया है तो थोड़ी आएगा रिलीफ मांगने, अगर वो रिलीफ मांगने आ गया ना तो फिर कलेक्टर, समझ रहे हो ना, कलेक्टर को रिलीफ मांगना पड़ जाएगा फिर, तो मर गया तो कौन आएगा। अच्छा, कोई बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो क्या वो थोड़ी आ जाएगा उठ के, तो उसका कौन आएगा, एजेंट। ठीक है, तो ये प्रिस्क्राइब फॉर्म में होना चाहिए, बोलो यस। और देखो तुरंत कितना स्पीड मोड़ है, तुम्हें क्या लगता है कलेक्टर बात मान जाएगा या इंक्वायरी करवाएगा, लोग झूठ भी बोलते हैं। मालूम चला एक्सीडेंट हुआ दिल्ली में और तुम उस समय पंजाब में थे, बोले हमको भी इंजरी हो गई, पैसा मिल रहा है तो लोग लाइन में लग जाते हैं, तो ऐसे थोड़ी होगा। अच्छा, अगर उसके बाद वो इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करने के बाद वो किसको नोटिस देगा, ओनर को, सारी पार्टीज की बात सुनेगा, सुनने के बाद अवार्ड निकालेगा। जानते हो ना अवार्ड का मतलब डिसीजन, अवार्ड का मतलब डिसीजन, और डिसीजन क्या निकालेगा कि अब इस कंपनी को इतने लोगों को इतना पैसा देना है। और तुरंत कंपनी क्या कहेगी, अच्छा ठीक है कोई टेंशन नहीं, हम पहले से क्या करके रखे हुए हैं, जो आप लिख के दे रहे हो इतना पैसा जमा करना है, हम उसको आगे बढ़ा देते हैं। किसको दे देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी को कितने दिन में पैसा देना है, 30 दिन में पैसा दे देना है। इसका मतलब बहुत खींचोगे तो 30, 35, 40, 50 दिन में लोगों को कंपनसेशन भी मिल जाएगा। पर ये सब तब हुआ जब आपने क्या करा रखा था, इंश्योरेंस। अगर आपने इंश्योरेंस ना कराया होता तो शायद इतना जल्दी कुछ भी होता नहीं। ठीक है, लास्ट है ये, तो तुम लोग बोल रहे थे बहुत है बहुत, ऐसे ऐसे बोल रहे थे, मेरे को प्रेशर बना रहे थे हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा है, 3 पेज बहुत बड़ा है, कहा आप समझे नहीं सर, 3 पेज बहुतों के साथ मिलके बहुत बड़ा हो गया है ना। चलिए भाई, अब जल्दी से बताओ एक एक्ट, एक्ट का नाम बोलो। क्या हरा ट्राइब्यूनल है, हरा का मतलब हरित, हरा का मतलब हरित, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण इसका नाम है। देखा एनजीटी, देखा दिल्ली में है जो, क्या हरा हरा रहा है एनजीटी है ना दिल्ली में। सुनो, तुम लोग जितना भी एक्ट पहले पढ़े ना, उन सारे एक्ट को तो बना दिया गया था, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता था 0/सन्नाटा। क्योंकि इसके पहले 2 अथॉरिटीज से, वो 2 अथॉरिटीज की हालत बड़ी खराब थी। बताओ कौन कौन अथॉरिटी का नाम था पहले, और बताओ। इन दोनों को रिपील कर दिया और इसके जगह पे किसको लाया, एनजीटी। आप जानते हैं एनजीटी जब से आया हालत खराब किया हुआ सबका। लेकिन जब तक एनजीटी नहीं था, पॉल्यूशन लॉ की ऐसी की तैसी हो रही थी, कोई कुछ भी समझता नहीं था। तो ये कब किया गया जल्दी बताओ, 2010 में एक नया ट्राइब्यूनल लाया जिसका क्या नाम रखा गया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अब सुनो एनजीटी का क्या ऑब्जेक्टिव है। एनजीटी का बहुत ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है, बहुत पावरफुल है ये। देखिए, सबसे पहले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और अदर नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने से जुड़े हुए जितने भी केसेस होंगे सबका इफेक्टिव और एक्सपीडियस, एक्सपीडियस मतलब जल्दी जल्दी, इसको क्या करना है, डिस्पोजल करना है। क्या करना है, डिस्पोजल। तो ये रेगुलेटर भी है और क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है, दोनों है, रेगुलेटर प्लस क्वासी जुडिशियल बॉडी। आप इसको इन्वायरमेंट रेगुलेटर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इन्वायरमेंट रेगुलेटर, इन्वायरमेंट रेगुलेटर या पॉल्यूशन रेगुलेटर।
इन्वायरमेंट रेगुलेटर लिखा, ये इन्वायरमेंट रेगुलेटर है। चलो एनजीटी को कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है जी। किस एक्ट के अंदर बनाया जाएगा? एनजीटी एक्ट 2010। जरा बताओ तो इसके कंपोजिशन क्या होंगे? देखो तो इसमें भी बॉक्स बना हुआ, तुम्हारे में नहीं है? कितना बुरा हूं मैं। आइए, अच्छा गलत बात, एक चेयरपर्सन होंगे। अच्छा बाकी जो जुडिशियल मेंबर्स होंगे देखो तो कितना, कम से कम 10, ज़्यादा ज़्यादा 20, और कुछ एक्सपर्ट मेंबर भी होंगे, कम से कम 10, ज़्यादा ज़्यादा 20। ये है। तो 3 तरीके के लोग होंगे, बोलो कौन कौन? चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर, ठीक है। चलिए, क्या इसके अलावा भी चेयरपर्सन को अगर लगता है कि कुछ स्पेशलाइज्ड लोग को इनवाइट करना है तो क्या वो इनवाइट कर सकते हैं कि उनको वो असिस्ट करे? बोलो। तो इनवाइट तो किसी को भी कर सकते हैं। अब आ दो, इनका जुरिडिक्शन बहुत वाइडर है भाई। इनका जुरिडिक्शन क्या है? बहुत वाइडर। देखो सीधा बोला है, देखो इधर, इनका जुरिडिक्शन होगा हर वो सिविल केस पे जिसमें इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ कोई बात है। मतलब इन्वायरमेंट तुम्हारे मुंह से निकला नहीं कि एनजीटी बोला आ गया मैं, बोल, तुम्हारे मुंह से क्या नहीं निकलना चाहिए? मतलब इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ कुछ भी होगा, सीधा एनजीटी का जुरिडिक्शन होगा। किसका जुरिडिक्शन होगा? एनजीटी। तो एनजीटी काफी पावरफुल है। और सुनिए, एंड कोई भी क्वेश्चन अराइज हुआ इन एक्ट से जो शेड्यूल 1 में बताए गए। शेड्यूल 1 में कितने एक्ट हो गए? वाटर पॉल्यूशन एक्ट और सेस एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एयर एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, और बोलो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। तो ये सातों एक्ट का रेगुलेटर कौन बन गया अब? एनजीटी। तो मैंने बोला ना, जब से आया हालत खराब किया हुआ। अच्छा, ये सातों एक्ट या हो सकता है हो कंपनीज एक्ट, लेकिन इन्वायरमेंट बीच में आ गया है तो उसका जुरिडिक्शन बन जाएगा। मतलब ये 7 एक्ट तो उसके हाथ में आएंगे, बाकी और भी कोई एक्ट है अगर उसमें क्या आ गया बीच में, इन्वायरमेंट, तो उसका तो क्या रहेगा? आपका जुरिडिक्शन होगा ही होगा। मतलब भारत का वो इन्वायरमेंट रेगुलेटर है ना, नहीं समझे? कहीं वाटर पोल्यूशन का हल्ला फैला है तुरंत, अभी जैसे नदी का हो रहा था, यमुना नदी में बहुत पता नहीं एनजीटी क्यों नहीं एक्टिव हो रहा है। एनजीटी को एक्टिव होना चाहिए, ऐसे एक्टिव होता भी रहता है। तुमने देखा होगा आईटीओ वाले जो ब्रिज है उस पर बहुत जगह बोर्ड लगा हुआ है, माननीय एनजीटी के आदेश से आप इसमें कुछ फेंक नहीं सकते, कुछ विसर्जन नहीं कर सकते। देखा बोर्ड लगा हुआ मोटा मोटा, लेकिन लोग नहीं मानते, बोर्ड को फाड़ के जगह बनाया हुआ है फेंकने का। देखा, जहां जहां बोर्ड लगा हुआ है ना, एक्चुअली उन्होंने वहां वहां बोर्ड लगाया जहां से लोग विसर्जन करते थे। तो लोग पहले कोई गया होगा विसर्जन करने का, बोर्ड लगा हुआ है यार, पढ़ा उड़ा कुछ नहीं, बोर्ड को छेद करके देखा आईटीओ वाले पे नहीं देखा तुम लोगों ने? यू सी वॉट यू वॉन्ट टू सी। मैं जाता हूँ तो ये सब देखता रहता हूँ, कहाँ एनजीटी है, कहाँ क्या है। तुम लोग नहीं देखते ये सब? कहता मेरे साथ ही कुछ ग्रीन लोग होते हैं तो हम क्या करें सर। आइए तुम लोग, चलो अब ये जो मैं बताने जा रहा हूँ एनजीटी के पावर एंड प्रोसीजर, क्या ये सारे क्वासी जुडिशियल बॉडीज के होते हैं? तो एनसीएलटी, एनसीएलटी सब नहीं बताया तुम लोग को? सेम डिट्टो वही है। चलो मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। क्या ये सीपीसी से बाउंड होंगे? नहीं ना, अरे कौसी भूल गया ये लोग। क्या कौसी जुडिशियल बॉडी सीपीसी से बाउंड होता है? सीआरपीसी, आईपीसी सबसे बाउंड होता है कि वो उनका अपना प्रोसीजर होता है? उनका खुद का अपना प्रोसीजर होता है, लेकिन हाँ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को तो मानेंगे, नहीं मानेंगे? उसको तो मानेंगे ना। अगला, क्या वो एविडेंस एक्ट से बाउंड होंगे ना? अरे बोला ना, एविडेंस एक्ट, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी से ये बाउंड होते नहीं, इनके अपने खुद के प्रोसीजर होते हैं। बाकी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये मैटर को अगर वो कर रहा है तो माना जाएगा जैसे वो क्या है, कोर्ट, जैसे वो क्या है, कोर्ट। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं तुम लोग को। ये हर क्वासी जुडिशियल बॉडी के लिए होता है कि कुछ पावर्स उनको कहां से दिए जाते हैं? सीपीसी से दिए जाते हैं, कोर्ट वाले। चलिए हेडिंग बोलो। एप्लीकेशन और अपील। सबसे पहले इधर पढ़ना, सेक्शन 18 में लिखा हुआ है कि अगर किसी को क्या चाहिए, रिलीफ चाहिए, या क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, या डिस्प्यूट का क्या चाहिए, सेटलमेंट। तो 3 चीज पर टिक मारो तो 1 2 3, 1 2 3। बोलो क्या क्या चाहते हो? रिलीफ चाहते हो, और बोलो, और तो याद रखिएगा आप एनजीटी के पास जा सकते हैं, पर बात यही कौन कौन लोग जा सकते हैं? तो फिर वही जिसको इंजरी हुई है जाएगा वो। अब बोलो, जिसके प्रॉपर्टी को क्या हुआ है, डैमेज हुआ है,
अच्छा मर गया है तो खुद नहीं आएगा, कौन आएगा उसका? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वही आएगा ना। ठीक है, एजेंट याद रखना, सी पॉइंट में एजेंट नहीं आएगा, क्योंकि एजेंट को अपॉइंट करने के लिए उसका जिंदा होना जरूरी है। वहाँ तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही आएगा, एजेंट जिंदा आदमी का होता है। तो एजेंट अगर मान लीजिए वो जो आदमी मतलब मर गया है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया या जिंदा खुद अपॉइंट कर दिया, एजेंट तो कोई भी अपॉइंट कर सकता है। चलिए अगला देखो, ये लिखा ना, एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड बाय सच पर्सन, मतलब ये जिंदा है, ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी ये भी जिंदा है, या मरे हुए का कौन? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने आगे क्या अपॉइंट कर दिया? एजेंट। लोग वकील वकील अपॉइंट नहीं कर देते हैं। चलो अगला। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये एनजीओ आ सकता है? एनजीओ है, मालूम चले एक इलाके में गैस लीक हुआ, अब बहुत लोग मारे गए, वो सब गरीब थे, तो तुम्हें लगता है कि गरीब के पास इतना दिमाग है, इतना टाइम है या इतना ये है कि वो लोग जाके केस करेगा? क्या वहाँ पे एनजीओ पहुँच सकता है? उनके बिहाफ पे, गरीबों के बिहाफ पे। और एनजीओ लेकिन रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, किसके तरफ से? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। आपको मालूम नहीं गरीबों की आवाज़ उठाते हैं एनजीओ सब। चलिए अगला। अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी खुद भी पहुंच सकता है क्या? ये सब के सब कौन है? अप्लीकेंट। ये सब के सब कौन है? अप्लीकेंट। तो ऐसे लिखो, ये दीज आर द अप्लीकेंट्स। ये एनजीटी एक्ट के अंदर क्या हो सकते हैं? अप्लीकेंट्स। लिख लिया अप्लीकेंट्स। कितने अप्लीकेंट्स हैं? 6। तो ये अप्लीकेंट हो सकते हैं। अब आइए अगला। अच्छा एक बात बताइए, क्या लिखा हुआ है? जब भी एप्लीकेशन लगाओगे तो तुम जानते हो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी क्यों बनाया जाता है? जल्दी डिसीजन देने के लिए। तो ये कोशिश करेंगे खूब तेज, और कोशिश एंडेवर कोशिश करेंगे कि 6 महीने के अंदर वो इस एप्लीकेशन को क्या करें? निपटा दें। जब भी ये एप्लीकेशन को निपटाएंगे तो क्या सामने वाले पार्टी को एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देंगे? ये तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। चलिए, अगर तुम्हें एनजीटी के फैसले से खुशी नहीं है, तुमको लगता है एनजीटी ने फैसला ठीक दिया नहीं है, तो कहाँ अपील करोगे? कितने दिन के अंदर? फिर वही बात है, अगर सफिशिएंट कॉज है तो 90 डेज के बाद भी आपका केस लिया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में आता है कि आप जो इन लोग जैसे एनजीटी के पास गए और क्या मांगोगे? 6 लोग थे ना, 6 पहुंचेगा वहाँ, 6 में से कोई भी पहुंचा एक्सीडेंट होने के बाद, और क्या मांग रहा है? रिलीफ। क्या मांग रहा है? रिलीफ, कंपनसेशन, डिस्प्यूट का सेटलमेंट चाह रहा है। तो तुम रिलीफ मांगोगे तो कुछ बोलोगे ना ग्राउंड, कि किस ग्राउंड पे मांग रहे हो? तो हेड्स अंडर या ग्राउंड अंडर। ये क्या हो गया? ग्राउंड्स ऑफ रिलीफ। क्या हो गया? ग्राउंड्स ऑफ या ग्राउंड्स फॉर रिलीफ। ग्राउंड्स फॉर रिलीफ, ग्राउंड्स फॉर रिलीफ, ग्राउंड्स फॉर रिलीफ लिखा। आइए, आप वहां जाके बोल रहे हैं कि भाई डेथ हो गया, अपना नहीं मतलब मेरे रिलेटिव का क्या हो गया? डेथ। तो ये तो बहुत बड़ा ग्राउंड है भाई, नहीं है क्या? अच्छा, परमानेंट, टेम्पररी, टोटल, पार्शियल डिसेबिलिटी हो गया, इंजरी हो गया, ये तुम लोग लेबर लॉ में पढ़ाया था, या कमजोरी हो गया, याद है? पार्शियल, टोटल। अगला। अच्छा सुनो, अब जैसे पैर टूट गया किसी का, तो घर में बैठा हुआ है, इलाज चल रहा है, तो नौकरी पर तो नहीं जा पाया, तो क्या ये भी कंपनसेशन का ग्राउंड हो सकता है कि घर कैसे चलेगा, पैसा दीजिए? अगला। अच्छा, मेडिकल एक्सपेंसेस मांगेगा कि इंजरी हमने अपने खुद ठीक करा लिया था, दीजिए पैसा। अच्छा, प्राइवेट प्रॉपर्टी, एकदम नया नया कार खरीद के लाए थे, उड़ गया हो, तो कार का पैसा दीजिए, बोलो, होना भी चाहिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये लोग तुरंत पहुंचते हैं, उनके लोग, और तुरंत उस हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं, और उस समय किसका पैसा खर्च हो जाता है? सरकार का ही। तो क्या सरकार लेगी उस कंपनी से? सरकार पैसा नहीं लेगी कंपनी से, तो अब कंपनी को भी क्या ही देना है? कंपनी तो क्या करा के बैठी हुई होगी? इंश्योरेंस। याद नहीं है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट भी तो इसमें आता है, शेड्यूल 2 में नहीं था नाम पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट? तो ये अच्छा इन्होंने दिमाग लगाया कि इसमें फिर दिक्कत नहीं है आगे। अच्छा, कभी कभी गवर्नमेंट का भी हो सकता है लॉस हो गया, जैसे मालूम चला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था, बगल में जल गया पूरा, सारा रिकॉर्ड खत्म, ले छापा मारा। अच्छा, आज तक ये सब नहीं हुआ नहीं, कि जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आग लग गई और सारे फाइल धुआं धुआं हो गए। अच्छा, जीएसटी डिपार्टमेंट में आग लग गई, कभी हुआ है ऐसा? इन लोग का नहीं होता, पता नहीं कैसे नहीं होता, लोग नहीं चाहते होंगे कि इनका हो जाए। चलिए आगे। अच्छा एक बात बताइए, इस बार तुमको किसको लॉस हुआ है?
अच्छा, इस बार किसको हुआ है ना? एकदम एकदम बढ़िया नया सा पेड़ लगाए थे, एकदम अमरूद फड़ने वाला था। अब बस, है ना? अगला, नया नया बिजनेस का ओपन किया था, उद्घाटन ही आज किया था, या नौकरी गई या दोनों ही, और एनी अदर क्लेम। चलो बताओ, सब मिला के मेन में बता दो तो कोई 5। लॉस ऑफ पेजेज कौन बोल रहा है भाई? है मतलब बेहोशी की हालत में आता है लॉस ऑफ पेजेज, लॉस ऑफ। चलिए, एनजीटी आपको ऑर्डर दे, एनजीटी बहुत सख्त है भाई, ये समझ लीजिए, देख लीजिए हालत देख लो। एनजीटी की बात तुम नहीं माने ना, तो देख लो तुम्हारे साथ क्या होगा। एक तो जेल होगा, 3 साल तक का जेल हो सकता है, 10 करोड़ रुपए तक का क्या हो सकता है, जुर्माना, और दोनों भी हो सकता है। और अगर तुम फिर भी नहीं माने तो 25,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से लगता रहेगा, जब तक कि तुम एनजीटी के ऑर्डर्स को मान ना लो। अच्छा, यही अगर कोई कंपनी है, ये तो इंडिविजुअल के लिए था, किसके लिए था? अगर कोई कंपनी है तो ज़्यादा नहीं, बस 25 करोड़ तक जा सकता है जुर्माना। कहाँ तक? 25 करोड़ रुपए तक। और वो जो 25,000 पर डे था, इनके लिए कितना है पता नहीं। लोग कंपनी को अमीर क्यों समझते हैं? नहीं, कंपनी को लोग अमीर नहीं समझते हमेशा, यही हालत है। और उसके सेक्रेटरी को भी लोग अमीर समझेंगे फिर, है ना? ये चेक लिस्ट। तो ये चैप्टर तो हो गया KHATAM खत्म।